चलिए। देखिए, हमने ज्यादातर आप सभी ने एस्ट्रोलॉजी सीखा ही है। एस्ट्रोलॉजी सबको आती है, जितने भी क्लास में हैं या तो कुछ सीख रहे हैं या सभी को आती है। एस्ट्रोलॉजी में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास डेट होती है पूरी, मतलब कब हम पैदा हुए, डेट, ईयर, मान लीजिए ये मेरे पास है। हमारे पास उसमें टाइम भी होता है कि भाई 3:45 पे शाम को मेरा जन्म हुआ। उसके बाद प्लेस भी होती है कि भाई मेरा जन्म यहाँ पे हुआ या किसी का केरला में हुआ या कहीं और यूएस वगैरह में कहीं हुआ। ठीक है। वो हमारे लिए प्रिडिक्शन करना बड़ा आसान हो जाएगा कि मेरे पास सारे ही तो टूल्स हैं एस्ट्रोलॉजी में मेरे पास, है ना। उसमें तो मेरे को नहीं लगता कि मेरे पास कोई क्वेश्चन ऐसा रेज होगा। लेकिन वहां पे भी एक क्वेश्चन मेरे पास आता है कि अगर मान लो दो, एक ही परिवार के दो बच्चों ने जन्म लिया हो, उसका भी मेरे पास सॉल्यूशन है कि एक को मैं लगन से देखूं, दूसरे को मैं चंद्रमा से देखूं। फिर दोबारा मेरे पास क्वेश्चन आता है कि भाई मान लो चार बच्चों ने जन्म ले लिया, आठ के भी जन्म हो जाते हैं, तो मैं क्या करूं। है ना, वहां होते हैं ऑब्वियसली, आपने कई बार न्यूज़पेपर में सुना होगा, चार चार तीन तीन तो आराम से होते हैं। तो उसके लिए मैं कौन सा मेथड यूज करूं, ये एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा दूसरा सवाल ये होता है कि क्या इसी टाइम पे अगर एक दुनिया में लाखों बच्चों ने जन्म लिया हो, है ना, एक ही जगह पे लाखों बच्चों का जन्म भी हो सकता है सेम टाइम पे, तो फिर सबका प्रेडिक्शन सेम क्यों नहीं होता। ये भी क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं हम न्यूमेरोलॉजी पे। न्यूमेरोलॉजी में हमारे पास सिर्फ ये होगा, हमारे पास टाइम भी नहीं होगा, हमें प्लेस की भी जरूरत नहीं है, मतलब होगा लेकिन हमें न्यूमेरोलॉजी प्रेडिक्शंस में इसकी कोई जरूरत नहीं। क्लियर, मेरी वॉइस क्लियर है ना सबको। जी वहां पे मैम। हमारे लिए इन सब की कोई जरूरत नहीं है, तो भाई अब तो यहाँ पे और ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि भाई आपने एस्ट्रोलॉजी में तो ठीक था, कम से कम टाइम और डेट, तो टाइम तो था हमारे पास और प्लेस भी था। यहाँ पे टाइम भी नहीं है, प्लेस भी नहीं है, तो अब तो पूरा दिन हो गया। अब पूरे दिन में आप ये देखो कितने बच्चों का जन्म हुआ होगा सेम डेट पे, है ना, क्या सबका प्रेडिक्शन सेम ही होगा। ऐसा तो हो नहीं सकता, तो यहाँ तो ये तो सब गड़बड़ हो गया और हम यहाँ 15,000 दे के आ गए क्लास में प्रेडिक्शन करने के लिए। ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा, और भी तो टूल्स हैं हमारे पास, है ना भाई। आप प्रश्न शास्त्र भी पढ़ते हो, है ना, वहां पे क्या होता है, आपको ना ये चाहिए, ना ये चाहिए, ना ये चाहिए, हमें तो कुछ भी नहीं चाहिए। प्रश्न शास्त्र में जो भी कोई हमारे पास आएगा, हम उसी वक्त की कुंडली बनाएंगे और उसका आंसर दे देंगे। वहां तो हमें कुछ भी नहीं चाहिए। चाहे एक लोग आए उसी टाइम पे, चाहे 20 लोग लाइन लगा के बैठे हो, सबका क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा एक ही चार्ट से। क्लियर। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। टैरो आजकल बड़ा डिमांड में है, उसमें ना मुझे ये चाहिए, ना मुझे ये चाहिए, ना मुझे ये चाहिए। मुझे तो सिर्फ भैया नाम से, और नाम क्यों, क्योंकि मैं उसकी एनर्जी से कनेक्ट हो रही हूँ, बस इसीलिए मुझे उसका जरूरत है। ठीक है ना। अब आप देखो, करना हमें क्या है, हमें पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को ही जानना है। और हमारे पास टूल्स बहुत सारे हो गए, है ना, मैंने अभी या तो आपको चार बताए हैं, और भी टूल्स हैं, पामिस्ट्री। ठीक है ना, वो इन सबसे ऊपर मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि फिंगरप्रिंट्स तो सबके अलग ही हैं। इसका मतलब डेट ऑफ बर्थ सेम होगी, टाइम सेम हो जाएगा, प्लेस भी सेम हो जाएगी, लेकिन थंब प्रिंट्स, हमारे जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो सबके अलग होंगे। तो उसका प्रोडिक्शन इसीलिए सबसे बेटर माना जाता है। जो पामिस्ट्री के अच्छे अच्छे पामिस्ट होंगे ना, उनका प्रोडिक्शन आप देखना, वो जो चीज हम यहाँ से देखने में कभी भूल कर सकते हैं, वो वहां से देखने में गलती नहीं होगी। क्लियर। तो ये सारा कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा अभी थोड़ी देर बाद, कि यहाँ हमें कहाँ पे हम कितना प्रोडिक्शन किस सब्जेक्ट से हम कर पाएंगे। देखो, हर एक चीज की ना, सब्जेक्ट की अपनी एक सीमा होती है ना। जैसे आप मान लो सब्जी बना रहे हो घर में, एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं, क्योंकि हम सब घर में सब काम तो करते ही हैं, है ना। मेरे पास सिर्फ आलू है, अब मैं सोच रही हूँ कि भाई आलू से ना मैं आलू मेथी भी बना लूं, आलू गाजर, क्योंकि हम बना ही लेते हैं। अब दाल भी मैं आलू से ही ना बना लूं, खीर भी मैं आलू से ही बना लूं, दही भी मैं आलू से ही जमा लूं। ऐसा हो सकता है? नहीं। आलू की तो अपनी सीमा है ना, कि मैं ये करके दूंगा आपको, बस। दूध की अपनी सीमा है, भाई मैं ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, ये कर दूंगा। तो बेटर ये होगा कि जिस सब्जेक्ट से मैं जो रिजल्ट निकाल सकती हूँ, उस सब्जेक्ट को लेके आऊं, वो रिजल्ट निकालूं। ठीक है, रख दिया मैंने। दूसरा सब्जेक्ट लेके आऊं, ये वाला रिजल्ट निकाल लिया,
मैंने रख दिया दूसरा सब्जेक्ट। ठीक है, जहां पे मुझे जिस चीज की जरूरत है उतना मैं रिजल्ट निकालूं। उसके बाद फिर हमारे दिमाग में एक और क्वेश्चन आता है कि भाई क्या मैं 100% रिजल्ट निकाल पाऊंगा कभी? क्योंकि हमारा सिर्फ दिमाग कहाँ रहता है, प्रिडिक्शन हो तो 100% हो। बस गुरुजी स्पेशल क्लास में एक चीज बता दीजिए, 100% का रिजल्ट मेरा कब आएगा? तो सबसे पहली बात तो ये 100% जो रिजल्ट है ना, इसको ही दिमाग से निकाल दीजिए। शास्त्र में हमेशा क्या कहा गया है कि संभावना रखिए सिर्फ रिजल्ट की। ठीक है ना, कि ये हो सकता है। और पॉजिटिव सोचना तो जरूर है और भरोसा भी रखना है अपने शास्त्र के ऊपर, लेकिन संभावना व्यक्त करके हमेशा चलना होगा। अब ऐसा क्यों कहा गया है? देखो, इस विद्या को हम सब जानते हैं दैविक विद्या कहा जाता है ना, देवों से मिलने वाली विद्या। अब सोचो कि हमारे ऊपर कितनी बड़ी कृपा होगी कि हम इसको सीख रहे हैं। ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट सीख के ही मानेंगे हम, कोई भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है ना? तो इसका मतलब देवों की कृपा तो हमारे ऊपर बहुत ज्यादा है। डिवाइन से कनेक्शन हमारा है। और देखो, डिवाइन से कनेक्शन बनाने के लिए हम कितनी सारी चीजों का यूज करते हैं ना। मेडिटेशन करेंगे, पूजा करेंगे, रेकी करेंगे। और रेकी तो भाई सबसे अच्छा टूल है। अश्विता से मैंने सीखा है और आप लोगों को भी कहूंगी, रेकी सब सीखिएगा। ठीक है ना, जिसको भी अपनी इंट्यूशंस बढ़ानी है, रेकी इज द बेस्ट। क्लियर? देखो, 100% रिजल्ट के लिए क्यों मना किया जाता है, कि क्यों हमें इसके पीछे नहीं भागना चाहिए? उसके लिए ना, हमारी कर्म थ्योरी को पहले हमें समझना होगा। हमारे कर्मों को समझना होगा, है ना। 3 तरीके के कर्म मैंने पहले भी क्लासेस में बताए थे। अभी क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग नए भी होंगे ना, तो इसीलिए इसको दोबारा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। संचित कर्म, प्रारब्ध, और हमारे क्रियामान कर्म। क्लियर? संचित कर्म क्या है? बहुत सारे जन्म हुए होंगे मेरे पहले, पता नहीं, मैं तो अभी तो मीनू के रूप में मैंने यहाँ पे जन्म लिया। मुझे नहीं पता मैंने हजारों लाखों कितने जन्म पहले लिए होंगे। हर जन्म में मैंने कर्म भी किया होगा, और कर्म का फल भी मेरा रहा होगा कुछ ना कुछ, क्योंकि मैंने निष्काम कर्म तो किया ही नहीं है ना। अभी भी मैं निष्काम कर्म कहाँ कर रही हूँ? फ्री में थोड़ी पढ़ा रही हूँ आपको। कोई इच्छा ऐसा तो नहीं है कि भाई दे दूं, मेरे को तो कोई इच्छा ही नहीं है। नहीं, फीस जमा कराओ, क्लास में बैठो, है ना। तो मेरा निष्काम कर्म तो है नहीं, इसका मतलब फल तो इसका बन गया, रोटेशन तो हो गया इसका। तो कितने जन्मों के कर्म होंगे जो मेरा इस बकेट में भरते 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 भर गई, मेरा संचित कर्म तैयार। और हर कर्मों का फल मैंने एक जन्म में भोगा भी नहीं होगा, क्योंकि मैं करते जा रही हूँ, बकेट भरती जा रही है, निकलता जा रहा है, करते जा रही हूँ, भरती जा रही है। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे संचित कर्म। प्रारब्ध क्या होगा? इसी का छोटा सा हिस्सा, इतना भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है, हमें नहीं पता। हम तो सिर्फ अंदाजा लगा के बता रहे हैं कितना हिस्सा हो सकता है। वो इस जन्म में, जब मैं अब मीनू बन गई हूँ, मधु कपूर जी मधु बन गई, अश्विता अश्विता बन गई, ठीक है, इसका थोड़ा सा हिस्सा अब मुझे मिला, कि चलो भाई ये तुम्हारा प्रारब्ध बन के यहाँ पे आ गया। अब ये प्रारब्ध मेरा अच्छा भी हो सकता है और ये मेरा बुरा भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। कैसा मेरे कर्मा थे उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि मेरा प्रारब्ध अच्छा है या बुरा है। क्लियर? थर्ड नंबर पे आता है मेरा क्रियामान कर्म, जो अभी मैं कर रही हूँ। जो मैं कर्म अब कर रही हूँ, ठीक है, वो मेरे क्रियामान कर्म हुए। जैसे सुबह उठ के मैं कुछ करूंगी, अब मैंने आपको पढ़ाया, जाके फिर उठ क्लास खत्म होने के बाद खाना बनाएंगे या जो भी कुछ करेंगे, वो क्रियामान कर्म मेरे ऊपर डिपेंड करता है, और ये मेरी फ्री विल होगी। ठीक है ना, क्रियामान कर्म जो होता है ना, वो हमारी फ्री विल होती है। ये हमारे बुद्धि विवेक के ऊपर डिपेंड करता है कि मैं उसे किस तरीके से बेटर बनाऊं। और जितने भी ये सब्जेक्ट्स आप पढ़ते हो ना, एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हो, प्रश्न शास्त्र है, टैरो है, न्यूमेरोलॉजी है, पामिस्ट्री है, उससे आप क्या करोगे? क्या करोगे सीख के? पास्ट को नहीं बदल सकते, कोई भी नहीं बदल सकता प्रारब्ध अपना। प्रेजेंट को, फ्यूचर को जानने के लिए, कि हम फ्यूचर को अपना जानना चाहते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं? प्रेजेंट में मैंने वो सब्जेक्ट सीखे, आज मैं आपको सिखा रही हूँ, ये तो प्रेजेंट ही चल रहा है। धीरे धीरे ये पास्ट में चला जाएगा, और अब मैं सिखाती जा रही हूँ तो ये प्रेजेंट चल रहा है मेरा, है ना। तो मैं क्यों सीख रही हूँ मैं इसको? क्यों मैं अपने फ्यूचर को बेटर बनाना चाह रही हूँ? क्यों मैं पास्ट प्रेजेंट में ये चीजें सीख रही हूँ? वो मैं सीख इसलिए रही हूँ ताकि मेरे जो ये क्रियामान कर्म है ना, इसको मैं बेटर बना सकूं, है ना। आप प्रारब्ध को तो नहीं चेंज कर सकते, बारिश हो रही है बाहर, उसको मैं रोक नहीं सकती कि मैं ऊपर हाथ लगाऊं और वहीं की वहीं पानी रुक जाए, ऐसा नहीं हो सकता कभी भी, वो होगा।
मैं अपनी प्रिकॉशंस क्या ले सकती हूँ कि मैं छाता लेके बाहर चली जाऊँ। ठीक है ना, अगर मेरा काम है तो मैं छाता लेके बाहर चली जाऊँ, बहुत जरूरी काम नहीं है तो मैं घर में रुक जाऊँ। इतना तो मैं कर सकती हूँ ना, मुझे पता है भाई आगे मेरी दशा अच्छी नहीं आने वाली है, मैं तो बीमार हो जाऊंगी। अब मैं सोच के बैठ जाऊँ हे भगवान टेंशन ले लूं, कल तो मेरी दशा बड़ी खराब आ रही है कल से, और मैं तो मर जाऊंगी, ये हो जाएगा, नहीं। सोचना, इतना टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है ना। एक तो थोड़ा इजी गोइंग रखना है लाइफ को, इतनी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरा, उसको बेटर कैसे बनाया जा सकता है, आज से ही अपना डाइट प्लान करना, अपने रेगुलर चेकअप्स कराना, ये सब तो हमारे हाथ में है ना। इसीलिए तो इसको बुद्धि विवेक को इसीलिए गीता में भी बताया गया है कि वो आपके मन इंद्रियों पर कंट्रोल करने का ना सबसे पहला रास्ता है। विवेक के अकॉर्डिंग अपने चलना, उसको मन से भी ऊपर रखा गया। क्लियर हुआ ना। अब एक क्वेश्चन आएगा कि भाई ये बाल्टी भरनी बंद कब होएगी। कभी तो इसको बंद करो, तभी तो मोक्ष मिलेगा, जन्म मिलने की साइकिल खत्म, मोक्ष मिल जाएगा। तो ये तभी बंद होगी बाल्टी भरनी जब हम निष्काम कर्म करेंगे। जैसे गीता में सिर्फ एक ही लाइन है, कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर, बस। पूरा सब कुछ इसी के ऊपर, लाइन के ऊपर निर्धारित है कि जिस दिन तुम फल की इच्छा ही करनी बंद कर दोगे ना, उसी दिन तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि हम 100% प्रिडिक्शन क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि ये हमारे हाथ में नहीं है। दूसरा, ये हम इंसान को बेटर बनाने के लिए बता सकते हैं कि भाई रेमेडीज जो होती है ना वो इसीलिए बताई जाती है कि आप ये करो, ये करो, ये करो, इससे आप बेटर, आपको, देखो डेस्टिनी आप अपनी चेंज नहीं करोगे, है ना। अभी एक एक एग्जांपल से और समझाती हूँ। ये मान लो एक वाटर बॉडी है, ये आपकी डेस्टिनी है, यहाँ तक आपको जाना है। यहाँ से आपने स्विमिंग स्टार्ट कर दी, चलो भाई मैं इधर जा रही हूँ, ये मेरी, मैं अपनी डेस्टिनी की तरफ जा रही हूँ। पानी तो इधर से आ रहा है, ठीक है, दोनों अपोजिट हो गए। तो मुझे टाइम ज्यादा लगेगा इधर जाने के लिए, वेव्स इधर है तो मुझे टाइम ज्यादा लग रहा है ना। अगर मेरी वेव्स भी इधर से ही आनी स्टार्ट हो जाए, यानी मेरा ऑरा पॉजिटिव हो जाए, मेरे आसपास की चीजें पॉजिटिव हो जाए, एनर्जी पॉजिटिव हो जाए, कुछ रेमेडीज करूं, कुछ उपाय करूं, थिंकिंग मेरी पॉजिटिव हो जाए, तो जाना तो मुझे सेम डेस्टिनेशन पे ही है। अभी भी मेरी डेस्टिनेशन तो बदलेगी नहीं, जाना तो मुझे ऑब्वियसली यहीं पे ही है। लेकिन हो सकता है मैं कुछ कम टाइम में यहाँ पे पहुंच जाऊं, ये हो सकता है ना। तो ये हम कर सकते हैं। इसका मतलब ये जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं, इसका रोल कहाँ पे आएगा, ना संचित में नहीं है, प्रारब्ध में नहीं है, सिर्फ क्रियामान में है। और अगर ये बेटर हो गए तो रोल फिर संचित में ऐड ऑन होता भी चला जाएगा, है ना। तो साइकिल तो घूमेगी वैसी। ठीक है ना, तीनों का बेटरमेंट होगा, लेकिन पहले हमें क्या करना है, अपने क्रियामान कर्मों को बेटर बनाना। इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया, है ना। न्यूमरोलॉजी पढ़ाने से पहले ही मैंने बता दिया कि 100% रिजल्ट पे कोई बेस नहीं रहेगा, बिल्कुल नहीं। चलिए, इसमें कोई क्वेश्चन हो तो बता दीजिए। नहीं है किसी का कोई भी क्वेश्चन, चलो भाई ठीक है, शुरू करते हैं फिर। अब देखो, न्यूमेरोलॉजी ना कोई भी बिल्कुल नया सब्जेक्ट नहीं है, पहली बात, है ना। आपने मार्केट में सुना भी होगा, कितने सारे तरीके की हैं। पाइथागोरियन भी है, लोशो ग्रिड भी है ना। और हम कौन सी पढ़ने वाले हैं, हम वैदिक न्यूमेरोलॉजी पढ़ने वाले हैं। दीदी, हाँ जी। खाली पहले इरेज वाले बटन पे क्लिक करो आप। हाँ, वो मैं समझ गई आपका, वो मुझे पता है। हाँ जी, एक ही बार में सब चला जाएगा। हाँ, एक्चुअली मैं ना इसमें कुछ गड़बड़ नहीं करना चाहती, वो पहले एक बार मैंने किया था। जी। एक दो बार मैं उसे क्लास खत्म हो जाए उसके बाद यूज करके देखूंगी, जी। नहीं तो क्लास बीच में ना डिस्टर्ब हो जाएगी फिर। ओके दी। ठीक है जी, चलो भाई। पहली बात तो देखो, ये तो हमने संभावना वाला व्यक्त हो गया, ठीक है, इतनी संभावना हर सब्जेक्ट में है। क्लियर। अब हमारे पास क्वेश्चन ये आएगा कि भाई न्यूमेरोलॉजी सीखने से क्या मेरा बिजनेस बहुत अच्छा हो जाएगा अगर मैं उस अपना नाम चेंज कर लूं बिजनेस का, या अगर मैं अपना नाम मीनू से कुछ और रख लूं तो कल को मेरे पास स्टूडेंट्स ज्यादा आने लगेंगे। या क्या मैं अगर नाम चेंज कर लूं तो क्या मेरा डाइवोर्स रुक जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तो हो सकता है आप कल से क्लास में ही ना आए कि हम सीख क्यों रहे हैं फिर। ठीक है ना। इसका कंसेप्ट भी फिर वहीं से जुड़ेगा जहां से अभी हमने शुरू किया था।
देखो हम चीज को सीख क्यों रहे हैं और हम उसको चेंज क्यों करना चाह रहे हैं। आपके घर में बहुत दिनों से एक ही बेडशीट डली हुई है, वही कर्टेन डले हुए हैं, आप बोर हो गए, ठीक है ना, आपने सोचा भाई चेंज कर लेते हैं, देखते हैं क्या फीलिंग आती है, आपने बड़े कलरफुल से, है ना, कोई कोई किसी को व्हाइट कलर पसंद होगा उसने व्हाइट वाले डाले, किसी को ग्रीन पसंद है उसने ग्रीन डाले, किसी ने सब मिक्स कलर का कर्टेन्स लगा दिए, है ना, किसी ने कुछ फ्लावर्स भी लगा दिए। या आप देखो कि किसी की शादी होती है तो उसमें क्यों डेकोरेशन की जाती है, माहौल बनाने के लिए किया जाता है ना सब कुछ, है ना, टेम्पल्स में हम जाते हैं क्यों, वहां पे ऐसी फीलिंग आती है वहां जाके, क्योंकि वहां पे एक माहौल क्रिएट किया जाता है, एक ऑरा बनाया जाता है बड़ा पॉजिटिव सा, ठीक है ना, डेस्टिनी हमारी वही रहेगी, जाना हमें वहीं तक है, सिर्फ ऑरा हमने अपना ऐसा बनाया है कि मेरे आसपास की चीजें मेरे अनुकूल हो जाए। तो ये न्यूमेरोलॉजी भी क्या है, नंबर्स का ही तो लॉजिक है, सीधा सीधा, है ना, न्यूमेरो प्लस लॉजी मतलब नंबर्स का लॉजिक। नंबर्स में क्या लॉजिक है भाई, मैं 6 तारीख को पैदा हुई हूँ, है ना, तो क्या मेरे माथे पे कहीं 6 लिखा दिख रहा है कि नहीं ये 6 को पैदा हुई है, या करण जी मान लो 5 को पैदा हुए हैं, है ना, या मधु जी 1 को पैदा हुई हैं, तो किसी के माथे पे नहीं लिखा हुआ वो, मैं उस नंबर्स की वाइब्रेशन लेके पैदा हुई हूँ यहाँ पे, ठीक है, मेरी जो बेसिक क्वालिटीज होंगी ना वो उस नंबर की वाइब्रेशन से मैच करेंगी। मैं 6 नंबर हूं तो मेरे अंदर वो क्वालिटीज अभी जब हम पढ़ेंगे ना आगे वो आपको दिखाई देंगी। 1 नंबर वाला है या कोई 5 नंबर वाला है, तो वो उसकी जो बेसिक क्वालिटीज होंगी ना वो उसकी 5 नंबर वाली आपको दिखाई देंगी। क्लियर। तो ये तो हो गया बेसिक कि हम न्यूमेरोलॉजी में वाइब्रेशन को करेक्ट करने के लिए पढ़ेंगे सिर्फ, ठीक है ना, हम अपना जैसे होता है ना नाम चेंज कर लो, मोबाइल नंबर चेंज करो, 10 रुपए में 20 रुपए की किताब होती है वो छोटी सी, और मोबाइल नंबर चेंज करो, नाम चेंज करो, भाग्य बदलो। भाई जिसने वो लिखी है, सोचो अब तक वो कहाँ पे होता, ये तो सोचने वाली बात है ना कि वो कहाँ पे जा रहा होता है इस टाइम पे। तो ऐसा कुछ नहीं होगा, हम सिर्फ अपने आसपास का माहौल चेंज करेंगे, मेरे आसपास ना मेरे वाइब्रेशन को जो मैच करेगी, 5 नंबर के वाइब्रेशन को मैच करने वाली चीजें अट्रैक्ट होनी शुरू हो जाएंगी मेरे चारों तरफ। तो उससे क्या होगा कि मेरा ऑरा और अच्छा हो जाएगा, मुझे मेरी डेस्टिनी तक पहुंचने में ना मदद मिलेगी, घर में वो जो कलेश होते हैं ना वो नहीं होंगे। मैं 6 नंबर की हूँ, मेरा बच्चा मान लो 2 नंबर का है, आप कहते हो भाई बच्चा पढ़ता नहीं है, ड्राइंग पेंटिंग में लगा रहता है, आपको पता चल गया भैया 2 नंबर का बच्चा है, उसका मन ही वहीं लगेगा, चंद्रमा है वो तो जाएगा ही वहीं। तुम उससे क्यों ऐसी बात करो, उसके साथ थोड़ा इमोशनल बॉन्डिंग बनाओ अपनी। तुम 1 नंबर हो, तुम्हें बात बात पे गुस्सा आ रहा है, वो 2 नंबर है, वो तो बेचारा इतना शांत है। तो तुम्हें जब वो नंबर की वाइब्रेशन समझ में आ जाएगी ना, घर में 3 नंबर के होंगे लोग, है ना, हस्बैंड वाइफ बच्चे की अगर बात किया जाए, मान लो एक का 6 नंबर है, एक का 2 नंबर है, एक का 1 नंबर है, 1 नंबर वाला साथ आप सातवें आसमान पे रहेगा हमेशा, है ना, 2 नंबर वाला बिल्कुल ही इमोशनल रहेगा। 6 नंबर वाले की क्वालिटी अलग है, वो बाद में बताऊंगी, मेरा भी 6 नंबर है ठीक है ना। तो अब देखो ये हमेशा डोमिनेट करना चाहेगा, ये हम इसको हमेशा हैंडल कैसे करना है हमें, 2 नंबर वाले को इसके साथ थोड़ा सॉफ्टली हमें बात करनी है ना, बच्चे क्या तुम्हें जरूरत है वो बताओ। लेकिन ये 1 नंबर वाला तो नहीं समझ पाएगा ना इस बात को। तो इसीलिए जब आप न्यूमरोलॉजी सीख लोगे तो आपको क्या फायदा होगा कि आप इंसान को पहचानने लगोगे, अपने घर में अपने माता पिता से, बच्चों से, भाई बहन से हमें डीलिंग कैसे करनी है वो आ जाएगा। इस वजह से अगर तलाक रुक जाए, ये एक रोल हो सकता है न्यूमेरोलॉजी, है ना, ये रोल हो सकता है, और ये बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है ये आज के टाइम में, तो इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। क्लियर हो गया। चलिए ठीक है। अब देखो हम अ, देखेंगे सबसे पहले तो न्यूमेरोलॉजी ना बहुत पुराना सब्जेक्ट है, करीबन 500 BC से। और आपने वैसे भी देखा होगा यूनिवर्स की शुरुआत ही नंबर से हुई है, सबसे पहले सब कुछ शून्य में था, ठीक है ना। और हमारे बीड्स की संख्या देख लो आप, 108, 21 बार ये मंत्र करो, 11 बार ये कराओ, है ना, इतने वेद पुराण की संख्या, है ना। तो सब कुछ क्या है, नंबर्स के ऊपर ही डिपेंड है। और हमारा जन्म भी तो देखो ना, नंबर 1 1 2 9 1946 टाइम, ये है तो सब कुछ नंबर ही, नंबर की ही वाइब्रेशन चारों तरफ सब फैली हुई है। अब हम जब न्यूमेरोलॉजी पढ़ेंगे तो इसके ना बहुत सारे तरीके हैं, जितने मार्केट में हैं अभी उतने मैं आपको बता देती हूँ, उसमें ज्यादा कम भी हो सकता है, 1 सेकेंड।
नरेश जी। ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈਡਿੰਗ ਦਿੱਤੇ ਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਮੋਨੇਟਾਈजेशन। हाँ, तो पहला है पाइथागोरियन, दूसरा है लोशो ग्रिड। पहले ये दो समझ लेंगे, है ना, तीसरे वाले तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे अभी, वैदिक न्यूमेरोलॉजी। देखो, एक तो पाइथागोरियन है, ये आपने बहुत सुनी होगी, मैंने नहीं पढ़ी है लेकिन, है ना, मुझे इसके बारे में ज्यादा पता नहीं है। लेकिन हाँ, ये हम क्यों नहीं पढ़ रहे हैं ये मैं बता दूंगी। पाइथागोरस ने ये बनाई थी, पाइथागोरस को इसका फादर बोला जाता है। पाइथागोरियन वेस्टर्न में ये बहुत यूज होती है, वेस्टर्न कंट्रीज में, है ना। इसमें क्या होता है, जब ये बनाई गई थी ना, तो जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ अभी, तो आप लोग नोट डाउन करते जाओगे, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। पहले क्या होता था, रिकॉर्डिंग का तो सिस्टम ही नहीं था। गुरु अपने शिष्य को लिखने भी नहीं देते थे, कि नहीं लिखना नहीं है, जो मैं बता रहा हूँ ना वो आपको लिखना नहीं है। मान लो मैं आपको मना कर दूं कि भाई रिकॉर्डिंग भी नहीं दूंगी, आप लिखोगे भी नहीं, बस सुन लो, जो मैं पढ़ा रही हूँ सिर्फ सुनते जाओ। अब कल को क्या होगा, आपने मान लो कोई बुक लिखी, अश्विता को कुछ और समझ में आया, उन्होंने अपने तरीके से लिखी, मधु जी ने अपने तरीके से लिखी, करण जी ने अपने तरीके से लिखी, निधि जी ने अपने तरीके से लिखी, तो वहां कॉन्ट्राडिक्शन हो गया कि नहीं मेरा सही, मुझे तो ये समझ में आया, मुझे तो ये समझ में आया, मुझे तो ये समझ में आया। तो सबसे पहली बात तो इसमें कॉन्ट्राडिक्शंस बहुत सारे हैं। क्लियर। दूसरा, इसमें ना न्यूमेरोलॉजी में अल्फाबेट्स का यूज होता है ना, तो इसमें जो अल्फाबेट्स होंगे ना इस तरीके से, उसको क्या किया गया है, हर एक अल्फाबेट को एक नंबर दिया जाता है। जब आगे हम अपना वैदिक वाला पढ़ेंगे तो उसमें भी सेम चीज सब में ही होगी, हर एक अल्फाबेट को एक नंबर दिया जाएगा। यहाँ जो अल्फाबेट को नंबर दिया गया वो वाइब्रेशन देख के नहीं दिया गया, यहाँ सीक्वेंसिंग के आधार पर दिया गया। सीक्वेंसिंग का आधार मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पहले ये 9 तक दे दिया सीक्वेंस, फिर वापस से घुमा के चले गए, और फिर ये 1 2 3 ऐसे करके पूरा 26 इन्होंने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, तो इसका कोई आधार नहीं था, हमने सीक्वेंस शुरू किया, सीक्वेंस फिर खत्म कर दिया, फिर शुरू किया, फिर खत्म कर दिया, ऐसे ही हम चलते रहे चलते रहे चलते। क्लियर। दूसरा, इसमें ना सिर्फ आप किसी का कैरेक्टर बता सकते हो, बस सिर्फ इतना। इसमें आप प्रोडिक्शन नहीं कर सकते हो। नेम एनालिसिस मेरे ख्याल से इसमें नहीं है, बाकी सर्च करना पड़ेगा। ठीक है ना, ये चीज तो इसमें बिल्कुल भी नहीं है, तो फिर हम इसको पढ़ें क्यों, जब हम इसमें सिर्फ कैरेक्टर ही बता सकते हैं, तो फिर इसको पढ़ने का फायदा। आगे आता है भाई लोशो ग्रिड। इस तरीके की एक ग्रिड होती है, उसमें कुछ नंबर्स लिखे होते हैं, उसके आधार पर हम किसी का कैरेक्टर बताते हैं। इसमें भी हम सीधा कैरेक्टर बता सकते हैं। नेम एनालिसिस लोशो, जो प्योर लोशो ग्रिड है उसमें नहीं है, लेकिन हाँ इन्होंने दूसरी फॉर्म से, न्यूमेरोलॉजी की जो दूसरी फॉर्म्स हैं, चाइल्डियन है, वहां से नेम एनालिसिस लिया हुआ है। ठीक है। दूसरा, इसमें कोई प्रोडिक्शन नहीं है, दशा ही नहीं है, क्योंकि प्रोडिक्शन कहाँ से आएगा, दशा के बेस पे आएगा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा, है ना। तो इसमें भी ऐसा कोई प्रोडिक्शन है नहीं, दशा बेस्ड में। तो ये दोनों तो हम चाहेंगे कि जिसमें प्रोडिक्शन ही नहीं है तो उसको हम ना पढ़ें। अब आता है जो हम पढ़ने वाले हैं, वो है वैदिक। वैदिक को हमने, इसके फॉर्मूलाज आप बोल सकते हो, क्योंकि वैदिक तो इसे इंडिया में सब चीजों को वैदिक आ गए, हम इसलिए जोड़ देते हैं ताकि उसके थोड़ा सा वेटेज थोड़ी सी ज्यादा हो जाए, है ना, इसीलिए वैदिक नाम जोड़ दिया जाता है। आया कहाँ से, चाइल्डियन इसको बोलते हैं, मतलब चाइल्डियन न्यूमेरोलॉजी आप इसको कह सकते हो। इसके जो सारे फॉर्मूलाज हैं वो चाइल्डियन न्यूमेरोलॉजी से आए हैं। एक सेकेंड। चलिए समिता जी, आपने बहुत लेट ज्वाइन किया है, 8 बजे की क्लास थी। ठीक है ना, और ये पहले यूज होती थी चाइल्डिया में, जिसको अब इजिप्ट बोला जाता है। क्लियर। अब इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, देखो, कैरेक्टर तो इसमें हम बता सकते हैं, बिहेवियर हम किसी का भी बता सकते हैं न्यूमेरोलॉजी के थ्रू, है ना। नेम एनालिसिस वो सब में ही था, पाइथागोरियन का मुझे नहीं पता, लोशो ग्रिड ने इधर उधर से लिया, और वैदिक में तो है ही। दूसरा, हम इसमें प्रोडिक्शन कर सकते हैं। जो सबसे अच्छी बात ये है
कि इसमें हम प्रिडिक्शंस कर सकते हैं दशा के थ्रू। अब हर सब्जेक्ट की मैंने पहले ही बताया था कि एक सीमा होती है कि किस सब्जेक्ट में हम कितना प्रिडिक्शन कर सकते हैं, तो इसकी भी अपनी सीमा होगी कि हम क्या क्या चीज इसमें प्रिडिक्ट कर सकते हैं और क्या क्या नहीं प्रिडिक्ट कर सकते। तो वो भी अभी क्लियर कर लेना जरूरी है, क्योंकि जब हम पढ़ेंगे तब क्वेश्चन आएंगे कि जी इसका भी बताओ, फिर मैं कहूंगी भाई इसका प्रिडिक्शन तो इसमें नहीं हो सकता, तो अभी नोट कर लो। ठीक है ना, क्या क्या प्रिडिक्शन हम कर सकते हैं और क्या क्या नहीं कर सकते। इसका एक कमी इसमें ये है कि इसमें हम मैरिज और चाइल्ड बर्थ का प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, फिलहाल तक तो नहीं कर सकते। आगे कभी, क्योंकि देखो इन सब चीजों के ऊपर डिस्कवरी चलती रहती है ना, काम होता रहता है, आगे कभी को कोई हो सकता है कि ये प्रिडिक्शंस भी होने लगे, लेकिन फिलहाल तक तो ऐसा कोई प्रिडिक्शन नहीं है चाइल्ड बर्थ का और मैरिज का। और क्या क्या प्रिडिक्शन कर सकते हैं, प्रॉपर्टी, व्हीकल, इनके टाइमिंग्स भी आप इजीली बता सकते हो, परचेजिंग का, ट्रेवल टाइमिंग, ये भी इजीली हो सकता है। ठीक है ना, आप करियर का प्रिडिक्शन कर सकते हो, जॉब मिलना जाना, प्रमोशन, ये सब इसमें आ जाएगा। फाइनेंस बता सकते हो, क्लियर हो गया। मैच मेकिंग बता सकते हो, मैच मेकिंग इसकी बहुत अच्छी होती है, वो मुझे भी बहुत पसंद है मैच मेकिंग। लिटिगेशन भी बहुत अच्छी है, ठीक है, लिटिगेशन भी आप इसमें बता सकते हो। बाकी इसमें मुहूर्त आता है, वो आप कर सकते हो, लॉस्ट आर्टिकल्स आता है, वो आप कर सकते हो, है ना। और छोटा सा एक कॉलम प्रश्न शास्त्र जैसा भी है, उसको भी हम इसमें यूज कर सकते हैं। इतना प्रिडिक्शन हम इसमें कर सकते हैं, क्लियर। तीसरा चीज, इसमें हमें ना थोड़ा सा पेशेंस रख के चलना पड़ेगा, क्योंकि जैसे मैं अभी आपको नंबर्स पढ़ाने शुरू करूंगी, नंबर्स की क्वालिटीज बताना शुरू करूंगी। मान लो मैंने आज एक नंबर की आपको क्वालिटी बताई, है ना, कि भाई एक नंबर की क्वालिटीज ये होंगी। अब आप कल से एक काम मत करना कि जिसका भी क्लास में एक नंबर होगा ना, या अपने आसपास जिसके भी एक नंबर होगा, या दो नंबर पढ़ाया तो दो नंबर होगा, सबका सेम होगा, ऐसा बिल्कुल मत करना कि आज से आपने प्रोडिक्शन देने शुरू कर दिए कि भाई इसका एक है तो ये 100% ऐसा ही है। नहीं, वो 100% ऐसा नहीं होगा, क्योंकि खाली प्रोडिक्शन इस एक नंबर के ऊपर बेस्ड नहीं है। पूरी हमारी ग्रिड बनेगी, ग्रिड में हमारा एक नंबर पहले ये देखेंगे पॉजिटिव है या नेगेटिव। पॉजिटिव होगा तो मोदी जी हो जाएंगे, नेगेटिव होगा तो राहुल गांधी जी हो जाएंगे। ठीक है ना, तो ये बात हमें ध्यान रखनी पड़ेगी, क्लियर ना। तो एक चीज आते ही उसके ऊपर प्रोडिक्शन स्टार्ट नहीं करेंगे। दूसरा, पहले रूट नंबर पढ़ेंगे, फिर उसकी डेस्टिनी नंबर पढ़ेंगे, फिर ये ग्रिड बनेगी। ग्रिड के बाद पूरी ग्रिड के कॉम्बिनेशन समझेंगे। ग्रिड में भी तो योग बनेंगे ना, जैसे हमारी एस्ट्रोलॉजी में योग बनते हैं, तो यहाँ योगों के आधार पर भी प्रोडिक्शन होते हैं। तो करीबन एक महीना 1.5 महीना लगेगा जब हम प्रिडिक्शन करना शुरू करेंगे। अभी सिर्फ हम पहले कुछ कुछ पॉइंट्स 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 बनाते जाएंगे, उसको जोड़ना शुरू कर देंगे, जैसे माला बनाते हैं ना, कि भाई आप आधे बीज डाले, पूरे डाले, पूरे डाले, फिर वो माला जब बन के तैयार हो जाएगी तो हम प्रिडिक्शन करना स्टार्ट करें। ठीक हो गया ना। 1 मिनट का ब्रेक ले लूं क्या, पानी पी के आती हूँ मैं अभी, है ना। सब लोग अपने नाम के साथ साथ अपना बर्थ डेट भी लिख लेंगे जब तक ये न्यूमरोलॉजी की क्लास होगी। उससे क्या होगा मैम? कहाँ पर मैम, किस जगह? मनीष जी भी है। मनीष जी नमस्कार। सर सर नमस्कार सर। नहीं, मैं ऐसी मजाक कर रही थी कि अपने नाम के साथ अपना बर्थ डेट भी लिख लेंगे, मैं मजाक कर रही थी। लेकिन मनीष हम सीरियसली लोग आपके मतलब। मजाक को भी बहुत गंभीरता से लेते हैं तुरंत। अबे भाई, और आप सीरियसली मत लीजिए। मधु जी ने पहले किया, और भी किसी ने किया हुआ है क्या पहले? अ, क्या बोल रहे हैं राकेश जी? मैं क्या, मधु जी ने पहले किया हुआ है, किसी और ने भी किया हुआ है क्या पहले न्यूमरोलॉजी? हाँ, टूटा फूटा मैंने किया है। अच्छा। मनीष जी हाँ। आप ना टूटा फूटा टूटा। मत कीजिए।
आप तो क्लास में आते ही नहीं है तो फिर टूटा फूटा ही करेंगे, देखो। मैम बहुत आप जान रही थी, जो क्लास हमारी छूट गई थी बहुत सारी, अभी इधर हाँ, की हमारी हमारी इधर की 3-4 क्लासें वो वाली छूट गई। कोई बात नहीं, सब हो जाएगा। चलिए आप शुरू कर दें। आज ही मैं हाँ सबका रूट नंबर डेस्टिनी नंबर पूछ लूंगी, तो कि उसी हिसाब से हम सब आगे सामने वाले को हैंडल करें। मैम यही मैं बोल हमारा रही थी कि हम नंबर लिख लेंगे सब अपना। हाँ, अब देखिए बेसिक ना, हाँ हम सबसे पहले शुरू करते हैं। बेसिक हमें 3 नंबर्स की जरूरत होती है। एक तो होगा हमारा रूट नंबर, ठीक है। दूसरा होगा हमारा डेस्टिनी नंबर। तीसरा होगा हमारा नेम नंबर। अब आप ना एक काम करना, क्योंकि हम ना इसमें दशा वशा सब अभी हाथ से ही निकालेंगे। जब तक हम हाथ से निकालना मतलब बनाना नहीं सीख लेंगे ना सब चीजों का, तब तक मैं वो गूगल वाली शीट नहीं लूंगी। क्योंकि अगर मैंने जिस दिन वो दे दी, तो फिर तो कोई पढ़ने आएगा ही नहीं क्लास में। तो तब तक तो मैं देने वाली हूँ नहीं अभी, है ना। आप सॉफ्टवेयर वगैरह कुछ मत खरीदना अभी। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। एस्ट्रोलॉजी का जिसने पढ़ रखा है तो उसको तो ये बहुत मजे मजे वाली चीज लगेगी। हम्म। अब रूट नंबर को हम ना ड्राइवर नंबर भी कहते हैं। वैसे हम प्रैक्टिस है रूट नंबर बोलने की, मर्जी है आपकी, ड्राइवर नंबर भी बोल दो, ठीक है ना। डेस्टिनी नंबर को कहीं कहीं पे कंडक्टर नंबर भी बोला जाएगा, और लाइफ पाथ नंबर भी बोलते हैं। और भी आपको एक दो नाम इसके मिल जाएंगे, वो आप सर्च कर लेना नेट पे। इसको लकी नंबर भी बोला जाता है। तो पहले तो इनको बेसिकली समझ लेते हैं कि ये है क्या। रूट नंबर क्या होगा? जैसे मान लो किसी का जन्म हुआ 27/2/1946, तो ये जो हमारी जन्म की तारीख हो जाएगी ना, ये मेरा रूट नंबर हो जाएगा। इसको मुझे सिंगल डिजिट करना है, 7 + 2 9। ठीक है, ये मेरा रूट नंबर हो गया। तो अब आपको सबको अपना रूट नंबर पता चल गया कि मेरा रूट नंबर ये है, मेरा ड्राइवर नंबर ये। क्लियर? अब ये रूट नंबर क्या बताता है? रूट नंबर बताएगा मेरी बेसिक क्वालिटीज, है ना। बेसिक क्वालिटीज मतलब जो, क्योंकि मेरा जन्म सेम पर्टिकुलर उस डेट को हुआ है ना भाई, किसी का 4 को हुआ है, किसी का 6 को हुआ है, किसी का 14 को हुआ है। तो मेरे अंदर उस नंबर की क्वालिटीज है, वो मैं प्रारब्ध से लेके आई हूँ। वो अभी मैं बना नहीं सकती, उसको मैं चेंज थोड़ी कर सकती हूँ कि बैक स्टोरी मैं करके जाऊं, ठीक किया कि भाई मुझे 7 की क्वालिटी अच्छी लग रही है, मैं 7 को ही पैदा होके आती हूँ। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, उसे तो मैं चेंज कर ही नहीं सकती, क्योंकि वो मैं प्रारब्ध से लेके आई हूँ। ये क्लियर हो गया? और देखो, कितना भी इंसान खुद को चेंज करने की कोशिश करे, करता तो है ही, कोशिश तो करता ही है कि मान लो मेरे अंदर कोई बुरी आदतें हैं, 9 नंबर की भी कोई बुरी आदतें होंगी, 6 की भी होंगी, 4 की भी होंगी, है ना। सबकी, सब नंबर की कुछ अच्छी क्वालिटीज है, कुछ बेकार है। कोशिश करेगा इंसान उसको चेंज करने की, लेकिन कहीं ना कहीं वो बेसिक जो होता है ना, एक एक टच तो रह ही जाता है ना। भले ही ऊपर से एक नंबर वाला कितना ही कंट्रोल कर ले कि अब तो मैं गुस्सा नहीं करूंगा, या हमने कई बार सुना भी होगा कि पिताजी थे ना, पहले तो उन्हें बड़ा गुस्सा आता था, अब तो बड़े नॉर्मल से हो गए, है ना। लेकिन कई बार बुढ़ापे में भी गुस्सा आ सकता है और बहुत जोर का आ सकता है। तो वो क्वालिटी है ना, वो कई बार झलक जाती है एकदम से। ये होगी बेसिक क्वालिटी हमारी। अब बेसिक क्वालिटी में भी एक क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएगा कि भाई, एक नंबर वाला कौन कौन होगा जिसका जन्म 1 तारीख को हुआ, और कौन होगा बताइए। भाई जिसका दस 10 को हो वाला, जाएगा, 10 वाला, वो भी 1 हो जाएगा, है ना। 19। और बताइए, 19 हो जाएगा। 19 हो गया। 19 मैम। 28 वाला भी हो जाएगा क्या? 28। यस यस, 28। है ना, 28। 28 वाला भी हो जाएगा। अब ये देखो, इनका सबका टोटल तो 1 ही आ जाएगा। ये 1 है, ये 1 + 0 से 1 बना है, ये 1 + 9 से 1 बना है, और इसमें बेचारे में 1 ही नहीं है, फिर भी ये 1 बन गया। तो अब इंसान तो एक है, जुड़ के तो सब एक ही हो गया। तो क्या सबकी क्वालिटीज एक ही जैसी होंगी? बिल्कुल नहीं होंगी एक जैसी। सबकी क्वालिटीज अलग अलग होंगी। कोई 1 तारीख को पैदा है, उसकी अलग होगी, 10 वाले की अलग होगी, क्योंकि उसमें 0 भी आ गई। 1 और 9 की अलग हो गई, 2 8 की अलग हो गई, सबकी अलग हो गई। तो बेसिक नेचर भी सबका अलग होगा। तो इसलिए प्रिडिक्शन करते वक्त ये भी ध्यान रखना होगा कि तुम भाई 1 के हो, 10 के हो, 19 के हो, या 28 के हो। ठीक है ना। तो ये तो हो गया हमारा रूट नंबर। अभी सबका रूट नंबर पूछेंगे, पहले डेस्टिनी नंबर सीख लेते हैं। ठीक है ना। अभी हम, ऋषित जी आप बार बार ना अपने बाल ठीक कर रहे हैं, पहले आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताओ। मैम बाल वैसे मैं
आदत हो गई है सर में हाथ डालने की। हाँ कोई बात नहीं, अभी पता चलेगा। बेसिक वो हाँ बताओ अपना। मैम 16 सितंबर 16 सितंबर 2002। 2002। तो इनका रूट नंबर क्या हो गया? 7। अब ये 7 ना दो चीजों से मिलके बना है, 1 + 6। अब ये बाल जो ठीक कर रहे हैं ना, ये वाला नंबर करवा रहा है इनसे, 6 नंबर। 6 नंबर करवा रहा है ये। ठीक है ना। अभी हम इनसे ही डेस्टिनी नंबर निकाल लेते हैं, ऋषित जी का डेस्टिनी नंबर क्या है। अब डेस्टिनी में हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो सारे नंबर्स है ना, इनका सबका टोटल करेंगे। चलिए कीजिए टोटल, देखें आपका डेस्टिनी नंबर क्या आता है। मैम टू आ गया 20 मैम। होगा। टू 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 20 आ का गया। 2 हो गया। 20 मैम 20। चलो तो इनका डेस्टिनी क्या आ गया? 2। और बेसिक क्या आ गया इनका? 7। यानी बेसिक 7। नेचर क्या है इनका? 7 है। डेस्टिनी क्या है? 2। डेस्टिनी हम क्या लेते हैं कि हम बेसिक नेचर से, देखो मेरी जो जर्नी होगी ना जब भी हम पढ़ेंगे, वो मेरी रूट नंबर से होके और डेस्टिनी नंबर तक जाएगी। यहां से मेरी यात्रा शुरू हुई, जन्म मेरा 7 से हुआ, ठीक है। करते 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 मुझे जाना कहाँ पे? 2। 2 वो नंबर होगा जो मैं सारी दुनिया को दिखाना चाहता हूँ। इसीलिए डेस्टिनी नंबर हमारा करियर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जब हम करियर की बात करेंगे ना, वहाँ रूट नंबर से ज्यादा हम डेस्टिनी नंबर को लेंगे। डेस्टिनी नंबर वो होगा जो मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूँ कि भाई मैं ये हूँ, ठीक है ना। बेसिक नेचर से इम्प्लीमेंट करते 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 जो मैं बनना चाहता हूँ वो हो जाएगा मेरा डेस्टिनी नंबर। क्लियर हो गया? तो ऋषित जी अभी आप इसीलिए जो है डेस्टिनी नंबर का इफेक्ट आ रहा है बाल बाल ठीक करने में, ठीक है ना। चलो ये तो मजाक कर रही थी ऐसे। अब आता है नेम नंबर। अब देखो नेम नंबर ना, रूट नंबर को लकी नंबर बोला गया, ना डेस्टिनी को लकी नंबर बोला गया। नेम नंबर को क्यों लकी नंबर बोला गया? मनीष जी बताइए। जी मैम। मैं कह रही हूँ रूट नंबर को लकी नंबर नहीं कहा गया, डेस्टिनी को भी लकी नहीं कहा गया, नेम नंबर को लकी क्यों कहा गया? इसका क्योंकि वो मतलब क्योंकि वो उसको हर दिन भर में कई बार उसके नाम से उच्चारण किया जाता है ना मैम। मैम वो बुलाया जा वाइब्रेशन पूरा दिन चलती है साथ बुला, में। बुलाया जाता है ना उसके नाम से मैम। अच्छा चलिए म्यूट कर लीजिए। चलिए ठीक है। अश्विता बताओ। आई थिंक आई एग्री कि वो मतलब पूरा दिन अपना सुन रहे हैं ना, तो उसकी वाइब्रेशन तो पूरे दिन इम्पैक्ट हो रही है। बर्थ डेट तो कोई सोचता नहीं है दिन भर। ये भी एक पॉइंट है। इसके अलावा एक दूसरा पॉइंट भी है कि आप उसको चेंज कर सकते हो, है ना। वही मैं अपना नाम मुझे पसंद नहीं आ रहा या मेरे वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग नहीं लग रहा, चेंज कर दिया। ना मैं रूट चेंज कर सकती, ना मैं डेस्टिनी चेंज कर सकती, है ना। ये तब तो मैं चेंज कर दूंगी, नेम नंबर तो मैं इजीली चेंज कर सकती हूँ। तो आज का होमवर्क है कि पहले मैं सबके रूट नंबर लिख लेती हूँ भाई। चलिए शुरू करते हैं भाई, अश्विता से ही शुरू करते हैं। अश्विता अपना रूट नंबर बता दो। माय रूट नंबर इज 4 ठीक है। और डेस्टिनी है 7। 47, ठीक है। प्योर आध्यात्म के नंबर हो गए तुम्हारे एकदम। निधि मैं भी गोयल जी। बिल्कुल वैसे ही। निधि गोयल जी। 31 माय 24। रूट नंबर इज 2। और मैम हम्म, डेस्टिनी मैं अभी कर रही हूँ टोटल। ठीक है कर लीजिए, कोई नहीं। मनीष जी आपका मुझे पता है पहली क्लास से ही, ठीक है ना। जी अनु जी बताइए। रूट नंबर 4 और डेस्टिनी नंबर भी 4 है। अरे यहाँ तो क्लास में सब 4 वाले हैं, तो ये तो सेटिस्फाइड नहीं होने मैम वाले मेरा डेस्टिनी भी 2 है। मैम मेरा डेस्टिनी भी 2 है। बोथ आर अच्छा 2। ठीक है मैम चलिए। मैम ज्यादा मेरा ज्यादा एक एक करके, ज्यादा एक एक इमोशनल है करके, क्या? एक एक करके भाई। वो इमोशनल नहीं है, मैंने कंट्रोल कर रखा है इसी के लिए पढ़ रही हूँ ज्योतिष। हाँ चलिए करण जी बताइए। मैम रूट नंबर 2 है और डेस्टिनी नंबर 4 है। टेस्ट नंबर 4 है। अनु जी का हो गया। आशा जी। मैम मेरा रूट नंबर 4 है और हम्म। डेस्टिनी नंबर 2 है। ऋषित पांडे जी। अच्छा आपका तो हो गया, मैम मेरा आपका तो हो हो गया, गया। ठीक है। हाँ राकेश मोहन जी। मैम रूट नंबर 8 एंड हम्म। डेस्टिनी नंबर 6। 6। घोष जी। रूट नंबर 7 डेस्टिनी नंबर 6। रूट नंबर 7 डेस्टिनी 6, ठीक है। श्रुति जी।
मैम मेरा रूट नंबर 5 है और हम्म, डेस्टिनी नंबर 7 है। ठीक है। मधु कपूर जी का मुझे पता है। कृष्णकांत दवे जी। रूट नंबर 8, ठीक है दवे जी। डेस्टिनी नंबर 3, ठीक डेस्टिनी है। 3। समिता जी। रूट नंबर 9, हम्म, डेस्टिनी 3। ठीक है। नरेश कुमार जी। मैडम रूट नंबर 2 डेस्टिनी नंबर 9। चलिए ठीक है भाई, यहाँ 1 वाला कोई नहीं है, 3 वाला भी कोई नहीं है क्लास में। अमेजिंग भैया, 3 वाला तो होना चाहिए था कोई ना कोई। चलो घर 4 ज्यादा परिवार हो में गए तो हो हैं। गए। 4 ज्यादा हो फोर गए। वालों की बट झड़ी है मैम एकदम। मनीष जी आपको कंपनी में। रूट नंबर देख रहे हो कि डेस्टिनी देख रहे नहीं, हो? हम दोनों देख रहे हैं मधु जी, दोनों। ओके, रूट हमारा है ना, रूट नंबर 1। अच्छा, आपका 1 है, हाँ। चलिए ठीक। डेस्टिनी 5 है। तो सब अपना अपना रूट नंबर, डेस्टिनी नंबर अब सबने देख लिया। क्लियर। सॉरी मैम, मेरा डेस्टिनी नंबर 3 है। अच्छा चलिए ठीक है। अब ना मैं आपको कुछ नंबर्स हैं वो मैं आपको पहले लिखा देती हूँ, क्योंकि उसके बिना फिर आप कर भी नहीं पाओगे आगे। हम्म। देखो, नेम नंबर निकालने के लिए ना एक टेबल बना लेते हैं पहले, फिर सब अपना नेम नंबर निकाल सकते हैं। कोई से अल्फाबेट समझ में ना आए ना तो बता देना। फर्स्ट रो में BVP लिखा है। BKR। ये इसी BKR, फॉर्म में ओके। ना आप लर्न कर लेना इसको। ठीक है ना, अच्छा। ये याद हो जाएगा। क्योंकि वैसे अगर मैं अलग से लिखवाती ABCDEF तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है याद करने में। ये इकट्ठा याद कर लिया हमने, ऐसे याद हमने तो छोटे उसमें याद किया, जया, IQ, BKR, CLSG, DMT, हेनेक्स, UVW, ZOPF। ठीक है, ऐसे ही आप रट लेना बस इसको, हो जाएगा बहुत जल्दी, कुछ नहीं है। सबके आगे ना नंबर्स लिख लीजिए 1। मैम HENX के बाद में क्या लिखा है? HENX, हाँ, इसके नीचे। UVW, ओके, UVW। ZOPF। ठीक है। अब हम कोई भी एक नाम ले लेते हैं किसी का, जैसे मान लो मैंने अश्विता का नाम ले लिया, है ना, यही स्पेलिंग है ना अश्विता। ठीक है, अब मुझे क्या करना होगा, मुझे देखना होगा कि भाई ए, यहाँ पे एक लेटर है मेरे पास, है ना, ए का नंबर क्या है, 1। यहाँ मैंने 1 लिख दिया, ए का नंबर। आगे क्या है मेरे पास, एस। एस कहाँ पे आता है मेरा, 3 में। यहाँ मैंने 3 लिख दिया एस के आगे। एच कहाँ आएगा मेरा, 5। यहाँ पे मैंने 5 लिख दिया। डब्ल्यू कहाँ जाएगा, 6। मैंने 6 लिख दिया। आई फिर से 1 आ गया। टी 4 आ गया। ए 1 आ गया। अब मुझे करना क्या है भाई, इसका ये मैंने लिख तो दिया, अब मुझे इसको टोटल कर ले। तो टोटल कर लो इसका कितना आ गया। 3। 3 आ गया ना। ठीक है, अब जो ये 3 होगा ना, इसको हम पढ़ेंगे बाद में। सिर्फ पहले आप ये अपने अपने नाम का, अब जैसे अश्विता गोयल दी है पीछे, है ना, तो फिर ये पूरा आप निकाल के अपना रख लेना कि अश्विता और गोयल, अपने घर परिवार में सबका, बच्चों का, क्योंकि आगे ये काम आएगा। अच्छी सी प्लेन सी बढ़िया सी शीट में कर लेना। कंपनी का नाम जब चेंज होता है ना, अपना नाम जब चेंज होता है, तब उसमें ये यूज होता है। लेकिन उससे पहले और भी चीजें समझनी होंगी। ये सिर्फ एक मैंने अभी सीक्वेंस बताया कि रूट नंबर ऐसे निकालते हैं, डेस्टिनी ऐसे निकालेंगे, नेम नंबर ऐसे निकालेंगे। तो ऐसे सब अपना अपना करके रख लेना अपने पास शीट बना। क्लियर मैम हो सिर्फ गया। फर्स्ट वाला बता दीजिए, JYA के बाद क्या लिखा आपने।
IQ। ठीक, थैंक यू। नोट कर लो आप आराम से भी। जी कर लिया मैम। मैम इसमें फिर एल नहीं आया। क्या नहीं यानी L है ना 3 नंबर पे देखो। ओके, हाँ सॉरी। T के बाद क्या मैम है? ये L है ना। 8 डिजिट तक ही होगा, 9 डिजिट नहीं आएगा, 9 नंबर। नहीं नहीं 9 नंबर नहीं आएगा, 8 ही डिजिट होगा, 9 नहीं आता इसमें। ठीक है। क्लियर हो गया ये वाला? यस मैम। मतलब पूरे नाम के जो डिजिट बनेंगे उसी का ही नंबर निकालना है। हाँ हाँ, जैसे आपका पूरा नाम हो गया राकेश, आप राकेश शर्मा जी बोल रहे हैं ना? हाँ, राकेश मोहन शर्मा। हाँ, तो राकेश मोहन शर्मा जो भी आप लिखते हैं, जो भी आपको बुलाया जाता है वो आप हाँ पूरा जी। लिखेंगे। देखो आपको पूरा नाम तो कोई नहीं बुलाता होगा इतना लंबा, राकेश मोहन शर्मा इधर आना जरा, ऐसे तो मतलब कोई नहीं कहता होगा राकेश जी इधर आइए हाँ या हाँ शर्मा जी, है ना? उसमें हाँ से जी। हाँ कोई जी। एक हाँ नाम जी। हाँ होता जी। होगा जो ज्यादा लिया जाता होगा, कुछ ऐसा होता होगा जो बहुत ठीक है। कम यूज में आता होगा, है ना? तो उसी की वाइब्रेशन ज्यादा हमारे ऊपर असर डालेगी जो हमारा ज्यादा लिया जाता है। हाँ करण जी बताइए। मैम जैसे लड़कियों का शादी के बाद नाम चेंज हो जाता है, कास्ट चेंज हो जाती है, तो पहले हम्म, वाली लेंगे कि बाद वाली लेंगे? दोनों लेंगे, वो आगे समझेंगे ना। अभी क्या समझा? अभी तो मैंने कुछ भी नहीं समझाया कि नेम अभी में। जैसे आप नेम से निकालने जा रहे हैं ना। अभी कुछ नहीं निकाल रहे नेम से, मैं सिर्फ बता रही हूँ कि ये एक होमवर्क करके रख लेना बस, ठीक है। है ना? वो तो बाद में पता चलेगा, और वैसे भी पीछे सरनेम थोड़ी कोई लेगा लड़की का, लेंगे जी तो असली नाम ही बुलाया जाएगा वैसे भी, ठीक है ना? ठीक है। और बताइए भाई, किसी और का कोई क्वेरी नहीं है? अब हम नंबर 1 अगर से शुरू अगर करेंगे। मैम एक चीज, हाँ एक क्वेश्चन। हाँ जी। अगर मतलब जो नाम है उसकी बजाय हम्म, घर में तो दूसरे नाम से बुलाते हैं ना अपन कि। हाँ ये बहुत बड़ा फॉर्मूला है। हाँ जी। हाँ जी, तो उसी को हाँ, लेना है फिर, है ना? दोनों को लेना पड़ेगा, दोनों को लेना पड़ेगा, वो मैं बताऊंगी आगे, पूरी एक क्लास है ठीक। इसके ऊपर, 1 घंटे का पूरा क्लास रहेगा। ठीक है जी, है ठीक है। ना? अब हम शुरू करेंगे कि हर प्लेनेट को एक एक, सॉरी, हर नंबर का एक एक प्लेनेट है। वैसे ये आपको शायद सबको पता होगा। नंबर 1 बताते चाहिए, ऋषि जी बताइए। प्लेनेट सन। सन, ठीक है। नंबर 2 मून। अम्मा। मून। नंबर 3 गुरु। जुपिटर। 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 नंबर 4 राहु। राहु। नंबर 5 बुध। मरकरी। मर्क्यूरी। मर्क्यूरी। नंबर 6 शुक्र। वीनस। वीनस। नंबर 7 केतु। 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 8 शनि। शनि। ठीक सैटर्न। है, और 9 मंगल। 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 चलो ठीक है, मंगल भी लिख देती हूँ, लीजिए हिंदी में। ठीक है ना? अब हमें क्या करना होगा, हम पहले ना सारे नंबर्स की क्वालिटीज पढ़ेंगे, है ना? उसमें पॉजिटिव नेगेटिव सब तरीके की क्वालिटीज आ जाएंगी। वो मैंने पहले ही आपको बता दिया कि एक नंबर पढ़ने के बाद हम किसी को जज नहीं करेंगे, जरूरी नहीं कि वो एक नंबर की क्वालिटीज उस इंसान के अंदर हो ही। उससे पहले और एक बात बता देना चाहती हूँ कि जो लोग आध्यात्म के क्षेत्र में है ना, उसके ऊपर हमारे प्रिडिक्शन कई बार नहीं बैठते हैं सही, है ना? और ये आप सब लोग जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से, है ना? अश्वेता तो इसका साक्षात प्रमाण है। क्योंकि जब हम प्रैक्टिस करेंगे ना तब हमें पता चलेगा भाई दशा तो बड़ी खराब थी इसकी, लेकिन ये तो बड़ा खुश रहता है, ऐसा क्यों? क्योंकि उसने ना अपना ये, कहते हैं ना ऊपर वाला माला सही होना चाहिए, तो वो ऊपर वाला माला ठीक कर लिया है उसने अपना, तो उसके ऊपर किसी भी परेशानी का कोई असर नहीं होने वाला। क्लियर हो गया? तो ये चीज हम ध्यान में रख के चलेंगे हमेशा, भले ही आप एस्ट्रोलॉजी कर रहे हो या आप न्यूमेरोलॉजी कर रहे हो। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, सब कोई हर एक, लेकिन देखो बीच बीच में एक एक करके बोलना,
है ना, एक एक क्वालिटी सब मुझे बताते जाना कि भाई नंबर 1 में ये क्वालिटीज हो सकते हैं। 1 मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब इसका मैं बता देती हूँ। सबसे पहले तो सन तो हो ही गया, सन के अलावा फादर। अब आप बताना शुरू करो। अब अच्छा है, मैं थोड़ी देर चुप रहूंगी, अब आप लोग बता देना ना, मैं लिखती जाऊंगी क्वालिटीज। मैम डोमिनेंस। चलिए, किसने बताया? नरेश। नरेश जी। अब आप म्यूट करते जाइए, एक एक बोलते जाइए, म्यूट करते जाइए, ठीक है? मैम सोल इसमें सोल प्रैक्टिकल होते नहीं हैं। नहीं, देखो फिर वही बात हो गई। मैंने क्या कहा अभी, एक एक करके बोलना थोड़ा सा क्लास में, ठीक है ना? डोमिनेंट हो गए, ठीक है। डिसिप्लिन हो गया, मैम प्रैक्टिकल होते हैं काफी। ठीक है। प्रैक्टिकल हो गए। रॉयल सोलफुल बिहेवियर। रॉयल बिहेवियर, ठीक है। राकेश मोहन जी बताइए। सोलफुल। सोलफुल, ठीक है। हाँ। मीनू जी ईगो। हाँ, ईगो, बिल्कुल अच्छा बताया, ये तो बहुत ही जरूरी है इनके साथ। और बताइए। मैम ईगो है तो फिर एरोगेंस भी होगा। क्या एरोगेंस भी लिख दूँ? कहाँ जा रहा है एरोगेंस? लो, मैम एनर्जेटिक। ठीक है, एनर्जेटिक भी लिख दिया। और बताइए, इधर की साइड रह गई है अभी, इसे भरवाओ सबको। स्वाभिमानी होंगे मैम। तो अभिमानी होंगे, ठीक है। तर्क वितर्क ज्यादा करेंगे। सबकी राय लेके तर्क डिसीजन। वितर्क देखो ऐसे नहीं करेंगे ये। आप मनी जी, आपने तो पढ़ ही रखा है ना? लॉजिकल बोल सकते हो, वैसे तर्क वितर्क करने वाले नहीं होंगे ये फालतू में, ठीक है ना? लॉजिकल बोल सकते हो आप इनको। हाँ मैम श्वेता बताओ। लीडरशिप होगी। हाँ, लीडरशिप तो होगी, बिल्कुल होगी लीडरशिप क्वालिटी। मैम इंटेलिजेंट। हाँ, इंटेलिजेंट भी होंगे। सबकी हम राय लेके डिसीजन करते हैं। सबकी राय लेके डिसीजन करना, ठीक है। और बताइए। किंग क्वालिटी होगी मैडम, किंग के जैसे होगी, राजा की। बिल्कुल किंग जैसी क्वालिटीज हो जाएंगी। अब किंग के पास क्या क्या हो जाएगा? किंग के पास पावर भी है, किंग के पास अथॉरिटी भी है ना? किंग के पास स्टेबिलिटी भी है, किंग के पास पैसा भी है, किंग के पास नेम भी है, किंग के पास फेम भी है, और किंग के पास सक्सेस भी है। ये तो किंग के पास से कहीं गया नहीं, है ना? ये सारी चीजें तो किंग के पास आएंगी। नंबर 1 की जो फॉर्मेशन है वो देखो, सीधी लाइन है, बिल्कुल ऐसे खड़ी है, एकदम एकदम सीधी लाइन खड़ी हुई है। मतलब जहां मैं खड़ा हो गया वहीं से लाइन शुरू हो गई। उंगली हमेशा ये ऐसे उठी रहेगी उनकी। रिजिड। नहीं, रिजिड नहीं। बात करने में, बोलने में, है ना? मैं यहाँ से मैंने ये कह दिया, ठीक है ना? देखो इनका नेचर हेल्पिंग बहुत होगा, ठीक है ना? दूसरों की मदद करने में नंबर 1 सबसे आगे होगा। दिखावा भी नंबर 1 सबसे ज्यादा करता है। आप नहीं समझ पाओगे कि ये इमोशनल टच वाला बंदा है, ये हेल्पिंग नेचर वाला बंदा है, या ये दिखावा कर रहा है, ये कर क्या रहा है, जब तक उसकी पूरी ग्रिड नहीं देखोगे आप, ठीक है ना? रौब जमाना सबसे पहले मेरे अकॉर्डिंग, चलो भाई जो मैंने कह दिया सो कह दिया मैंने। नंबर 1 और नंबर 3 दोनों की क्वालिटीज में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, वो जब मैं आगे 3 वाला पढ़ाऊंगी ना, तब बस अच्छे से पता चलेगा। बॉर्न लीडर तो होंगे ही होंगे, लीडरशिप क्वालिटीज आपने बताई। इंटेलिजेंट बहुत ज्यादा होंगे, इनसे ऊपर और कोई भी नहीं। लेकिन देखो, लीडर तो है ये, लेकिन कब कहाँ कितना बोलना है ये भी इनको पता है। किसके सामने क्या बोलना है, किसके सामने नहीं बोलना है ना? 1 नंबर राहुल गांधी के अंदर भी है, और 1 नंबर मोदी जी की ग्रिड में भी है। मोदी जी को पता है कि कहाँ क्या कितना बोलना है, कैसे बोलना है। लेकिन जो दूसरा बंदा है ना, उसको हर बात का जवाब देना है, क्योंकि उनकी ग्रिड में -1 है। तो -और +1 का इतना फर्क आ जाएगा कि +1 वाले को पता है कि सब मुझे कब जवाब देना है, -1 वाले को बोलना ही बोलना है, बोलना ही बोलना है, बोलना ही बोलना है। दूसरा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गई है, जो बात बोलेंगे सीधी सच्ची एकदम बिल्कुल तपाक से।
वो फिर नहीं देखेंगे फिर इमोशनल टच वाली बात नहीं आएगी। फिर पत्नी 2 नंबर की है, कोई मतलब नहीं। बच्चा 6 नंबर का है, कोई मतलब नहीं। मैं तो 1 नंबर का हूँ। मेरे अंदर तो वो डोमिनेंट नेचर मेरा है, मैं बोलूंगा बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूंगा इनको, है ना। हमेशा लाइम लाइट में रहने की इनकी इच्छा होती है। और ये लाइम लाइट में रहने के लिए भी लोगों की ना बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। हेल्पिंग नेचर इनका बहुत ज्यादा है। ये चाहते हैं कि भाई मैं इनके घर जाऊं, और जाते ही मतलब सबसे पहले मेरा स्वागत ऐसे हो कि अरे आप आए हैं, आइए बैठिए, है ना। एक होता है कि जाते कि नहीं कोई पूछेगा नहीं तो उनको कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला, ये दूसरी बार से जाएंगे भी नहीं। अगर इनका कुछ होगा नहीं ना ऐसा, तो ये दूसरी बार से जाना भी पसंद नहीं करेंगे। आपका बहुत ध्यान रखने वाले होंगे ये। फादर क्या करता है, भाई हमें सब कुछ रौब भी पिताजी का रहता है घर में, गुस्सा भी करते हैं, है ना, लीडरशिप भी क्वालिटी हमें देखने को मिलती है, लेकिन ध्यान सबसे ज्यादा कौन रखता है, पिताजी रखते हैं। मदर दिखा देती है ध्यान रखे ना बार बार कि मैं ध्यान रख रही हूँ, रो रही है मम्मी, है ना, या गले से लगा रही है। पिताजी क्या करते हैं, गले से नहीं लगाएंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे, आपकी जरूरतों के सारे सामान आपको पिताजी ला के देंगे। क्लियर। थोड़े खर्चीले भी होते हैं ये। खर्चीले तो अपने आप हो जाएंगे जब लाइन लाइट में भी आना है और हेल्पिंग नेचर भी है, तो पैसा तो चाहिए, पैसा तो उड़ाना ही पड़ेगा इन सब कामों के लिए। ठीक है ना। थोड़ा बॉसी नेचर भी इनका होगा, वो तो उसी के अंदर आ गया बॉसी नेचर। विल पावर बड़ी अच्छी होती है इनकी, है ना। आत्मशक्ति जो होती है, जो ठान लिया, ऐसा नहीं है कि मान लो मुझसे कोई काम आज हो नहीं रहा, तो मैंने सोचा चलो भाई छोड़ो यार, मुझसे नहीं हो रहा, मैं मुझसे तो नहीं पढ़ाया जा रहा, मैं नहीं पढ़ा सकती इस सब्जेक्ट को, या नहीं मुझसे आज खाना नहीं बन रहा, मैं ये सब्जी बना ही नहीं सकती, होता ही नहीं है मुझसे ये काम। ये नहीं छोड़ेंगे, ये उसको करेंगे, एक बार करेंगे, एक बार गिरेंगे, दोबारा करेंगे, फिर तीसरी बार गिरेंगे, फिर उठेंगे, फिर करेंगे। ठीक है ना। उस काम को छोड़ने वालों में से नहीं है ये इंसान, बिल्कुल। क्लियर हो गया। और बाकी अथॉरिटी, सक्सेस लेना, आजा सक्सेस तक पहुंचना, ये सारी चीज तो इनके अंदर होगी होगी, वो हमें सब पता चल गया। अब जब इतनी सारी क्वालिटीज पता चल गई, अब मान लो कि किसी का हस्बैंड 1 नंबर का है, अब क्वालिटी तो पता चल गई, भाई उसे हैंडल कैसे करेंगे। न्यूमेरोलॉजी पढ़ने का इतना फायदा तो हो कि सामने वाला अगर 1 नंबर का है तो उसे काबू में करना भी तो आना चाहिए, है ना। अब हमें बताओ ऋषि जी कि 1 नंबर की वाइफ अगर आपको मिल जाए तो उसे काबू में कैसे करोगे। मैम अब तो बात माननी पड़ेगी मैम, सब और क्या। उसकी बात माननी पड़ेगी मतलब आपको, है ना। हाँ। यस मैम। ठीक है। निधि जी आप बताइए। मैम 1 नंबर, अगर 1 नंबर है और हम्म इतनी अग्नि है, इतना बॉसी नेचर है, हम्म तो हम्म। सामने वाला थोड़ा सा मेलो डाउन होना चाहिए कि वो नहीं नहीं, बैलेंस बन। वो हमारे हाथ में नहीं है कि हम सामने वाले ऐसे हैं। मान लो सामने वाला भी 1 का ही हो गया तो, या 3 का हो गया तो क्या करोगे, 9 का हो गया तो और ऊपर। ठीक है ना, तो काबू में मैम करने वाली बात। अश्विता बताओ। ये इंडिपेंडेंट है ना, इनको जो भी करवाना है इनको ऐसे लगना चाहिए कि उनका आइडिया है, तो मतलब हाँ experiment कर करके ना बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखो। आना है। ईगो हाँ सेटिस्फाई, ईगो सेटिस्फाई करें। हाँ, हाँ। ईगो सेटिस्फाइड। देखो कोई बच्चा है, उससे क्या कहोगे, बेटा ये काम ना तेरे अलावा कोई कर ही नहीं सकता, ठीक है ना, तू ही कर सकता है मेरा राजा बेटा। मैंने मतलब सोचा ही नहीं था बेटा ऐसा काम, मम्मी पापा की तो बस की बात ही नहीं है यार इस काम को करना। फिर देखो वो कितनी जल्दी आपका काम करेगा। ठीक है ना। और कोई बड़ा होगा उसको तो हम ऐसे ही बोल नहीं सकते, उसको क्या बोलेंगे हम कि भाई तुम ही माता, तुम ही पिता, तुम ही सब अन्नदाता, मेरा ये काम कर दो। तो मैम उसकी ऋषित ईगो ने मैम सही सेटिस्फाइड हो बोला। गई। मैम हाँ ऋषित ने सही बिल्कुल बोला। बिल्कुल सही बोला ऋषित ने, ईगो उसकी सेटिस्फाइड होनी चाहिए। ठीक है ना। अब जो भी 1 नंबर वाला होगा अपने आसपास, तो उसके काम निकलवाने का तरीका ये है, देखो शादी टूटने से बच जाएगी। क्लियर हो गया। अभी ये ना हम बहुत छोटी छोटी क्वालिटीज पढ़ रहे हैं, इसके ऊपर बेस पे ना प्रिडिक्शन नहीं करेंगे बिल्कुल भी, है ना। ये तो छोटी छोटी पहले कवर कर। चलिए अब आते हैं 2 नंबर के ऊपर। अगली बार सीख के आना पड़ेगा मुझे इरेजर वाला। ठीक है। टू देखो, पहले एक कर्व आया, फिर एक स्ट्रेट लाइन आई। फॉर्मेशन किसी और तरीके से भी आपकी मर्जी हो, ऐसे बनाना चाहो ऐसे भी बना सकते हो,
ऐसे तो खैर बनेगा नहीं लेकिन अगर चाहो तो ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बना सकते हो। लेकिन मैं कुछ बताना चाह रही हूँ, इसीलिए मैंने इसी तरीके से इसको फॉर्म किया। ठीक है। 2 नंबर में क्या आ जाएगा, मून है और मदर है, 2 चीजें मैंने बता दी, और बाकी अब आप एक एक करके बताइएगा सब। मैम आर्टिस्टिक। हाँ आपका तो है, तो आप तो काफी कुछ बता सकते हो। मैम इमोशनल। टेंस। इमोशनल, ठीक है। फील। नॉटी। चलो ठीक है, लिख देती हूँ। नहीं, टॉलरेंट सॉफ्ट मैडम, हार्टेड। टॉलरेंट। टॉलरेंट, ठीक है। और बताइए। मैम रोमांटिक। लिख सकती हूँ। मूडी, मैम काम भी होते हैं। मूडी, हाँ मूडी बिल्कुल सही। हाँ मैम क्रिएटिविटी होगी। बिल्कुल होगी, क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा होगी। और बताइए। मैम काम रहते हैं काफी। ठीक मैम है। फैशनेबल। ठीक है, लिख दिया फैशनेबल। मैम काइंड। काइंड लिख दिया। हम्म कूल। क्या बोला आपने, फूल? कूल कूल। अच्छा अच्छा, शांत। कूल। ठीक है, हो गया। और बताइए। मैम सेंसिटिव। हाँ सेंसिटिव, ठीक है। और मैम क्वीन ऑफ कप्स की प्रॉपर्टी आ जाएंगी क्या? अरे रुक जाओ भैया, उसको इससे नहीं जोड़ेंगे अभी उसको इससे नहीं जोड़ेंगे, देखो। फॉर्मेशन में हमने क्या समझा था, पहले एक कर्व था ऐसे करके, उसके बाद स्ट्रेट लाइन थी। यानी स्ट्रेट लाइन में कुछ और बताएगा जो पहले हमने एक स्ट्रेट लाइन पढ़ी बन की। कर्व क्या बताएगा? देखो अब आप एक बच्चे के एग्जाम्पल से समझो, आप अपने बच्चे को, मम्मी अपने बच्चे को घर पे छोड़ के चली गई कहीं, बच्चे के लिए सारी तैयारियां करके जाएगी, बेटा तेरे लिए खाना भी रख दिया है, पैसे भी ले लो, कभी आपको कुछ पीछे से जरूरत पड़े, है ना, और मुझे डर लग रहा है, पता नहीं 4 बार कॉल करेगी, कैसे करेगा कैसे करेगा कैसे करेगा। डर रहता है ना जब घर से बाहर जाते हैं। उसको ये डर रहता है कि एडजस्ट नहीं कर पाएगा, है ना। लेकिन 2 नंबर क्या वाला क्या होगा, वो आराम से एडजस्ट कर लेगा, मम्मी गई घर से बाहर, है ना, मम्मी के जाते ही अपना शुरू हो गए, हम अपने आराम से इजीली हम एडजस्ट कर लेंगे। दूसरा, 1 नंबर में और 2 नंबर में क्या डिफरेंस होगा। 1 नंबर वाले को आप बोलोगे भाई बाहर ना बारिश हो रही है मत जाओ, है ना, वो क्या कहेगा, तुझे पता है मुझे नहीं दिख रही बाहर बारिश हो रही है। उसका सीधा ये जवाब रहेगा। 2 नंबर वाले को रोकोगे आप, बाहर बारिश हो रही है बेटा मत जाओ, रुक जाएगा, उस टाइम पे रुक जाएगा। लेकिन जैसे ही आप इधर उधर गए, वो अपना छाता लेके और वो बाहर गया। मतलब आपके सामने सीधा अपोज नहीं करेगा, लेकिन करेगा वही जो उसके दिमाग में होगा, जो उसके दिमाग में फिट हो गया। ठीक है ना, क्यों? पहले कर्व दिखाया, एडजस्टिंग आपको दिख रहा है, नीचे लाइन आ गई, करना वही है जो मेरे दिमाग में है। ठीक है, तो ये क्वालिटीज आप इसमें डाल लीजिए। बाकी मूडी आपने बताया, इमोशनल बहुत ज्यादा होंगे वो भी ठीक बताया, है ना। एडजस्ट आराम से कर लेंगे, करेंगे वही लेकिन जो इनके मन में होगा, है ना, हम उसमें स्थिर आप राशि चेंजेस बोले। नहीं करा। हाँ, ये क्या करें जी? स्थिर स्थिर राशि वाले हो गए। हाँ स्थिर नहीं, वहां उसको ना अभी यहाँ मत जोड़ो, क्योंकि जरूरी नहीं है ना सबको एस्ट्रोलॉजी आती है हमारी क्लास में, तो हम उसका डिस्कशन हाँ बिल्कुल नहीं करेंगे। अदरवाइज फिर जब मैं चार्ट पढ़ाने बैठूंगी आप कहोगे वहां भी दशा दिखा दो यहाँ भी दिखा दो। हालांकि मैच जी। करते हैं लेकिन फिर भी गड़बड़ हो जाएगी फिर, क्योंकि बहुत से लोगों को एस्ट्रोलॉजी यहाँ क्लास में नहीं आती है। क्लियर? दूसरा, इनका ना स्टमक बड़ी जल्दी खराब रहता है क्यों? क्योंकि एक तो इनको एंजाइटी का इशू भी बहुत जल्दी हो सकता है। 2 नंबर वाले हैं ना, बड़े थोड़ा छोटी छोटी बातों पे ना परेशानी हो जाती है, इमोशनल अप डाउन बहुत ज्यादा होते हैं। डिपेंड करता है कि ग्रिड में 2 नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसके ऊपर भी हम देखेंगे कि कितना इमोशनल अप डाउन उसका हो रहा है। इंसान का हर 2 नंबर वाले का होगा ये जरूरी नहीं, लेकिन हाँ फिर भी नेचर में ना मूडी तो ये होते ही है बहुत ज्यादा। आज कुछ है कल कुछ है ना, कभी बात बात पे आंसू आ गए, कभी एकदम शांत हो गए, तो ये इनका फ्लक्चुएशन चलता रहेगा। स्ट्रेस ये बहुत जल्दी ले लेंगे, और ये स्ट्रेस जल्दी लेते हैं इसीलिए इनका
पेट जल्दी खराब होता है, फिजिकली वीक होते हैं। क्लियर। दूसरा, ये बहुत बड़े वाले शत्रु भी हो सकते हैं किसी के, अगर ये मन में ठान ले ना, तो ये वर्स्ट एनिमी हो सकते हैं, क्योंकि इन्होंने मन में ठान ली, मन में घुस चुका है इनके वो कि भाई ये अंकल ठीक नहीं है, या ये आंटी ठीक नहीं है, या सामने मेरा जो फ्रेंड है ना वो मेरे लिए अच्छा नहीं है। तो फिर तो इनके मन में घुस गई तो घुस गई। इंट्यूशन इनकी बहुत अच्छी होती है। तो जैसे ये सब्जेक्ट्स होते हैं ना, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट, ये न्यूमेरोलॉजी, रेकी, मेडिटेशन, इसमें ये बड़ा अच्छा कर सकते हैं, आध्यात्म के क्षेत्र में बड़ा अच्छा जा सकते हैं 2 नंबर पर। सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव रहता है इनका। क्लियर। और तो बाकी सारा है ही, आर्ट्स है, पोइट्री है, राइटिंग है, कोई ना कोई ऐसा, मतलब कोई ना कोई ऐसी क्रिएटिविटी इनके अंदर होती ही होती है इन लोगों के अंदर। अब 2 नंबर तो हमें समझ में आ गया भाई, ऐसा ऐसा सा 2 नंबर होगा। अब इनको हैंडल कैसे करेंगे 2 नंबर वाले? मान लो 1 नंबर और 2 नंबर एक साथ आ जाए तो हैंडल करना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। घोष जी आप बताइए, शांत हैं थोड़े क्लास में। हाँ बोलिए, क्या बताना है? 2 नंबर को कैसे हैंडल करेंगे आप? इनको थोड़ा नहीं नहीं, अभी बोलने दीजिए, घोष जी बताएंगे। घोष जी बताइए। ये जो स्ट्रेस लेते हैं, ये एंजाइटी में रहते हैं, ये इनका एक नेगेटिव पॉइंट है। तो इसमें इनको थोड़ा इनके साथ रहना होगा, इनके साथ निभाना होगा, मेंटल सपोर्ट हम्म देना होगा, हम्म। तो ये आपके साथ ठीक से रह सकता है। इसको हाँ, थोड़ा मतलब स्ट्रेंथ देना होगा, सपोर्ट देना होगा, तो इससे चले। देखो इनके साथ ना सबसे अच्छा है कि इनके साथ इमोशनली अटैच्ड हो जाओ, है ना। 1 नंबर के वाले के साथ इमोशनली अटैच हो या हो ना हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 नंबर वाले के साथ जरूर हो जाओ इमोशनली अटैच्ड, है ना। कोई बच्चा किसी का 2 नंबर का है तो उससे 2 मिनट बैठो, स्कूल से आया है, भाई बेटा बता क्या हुआ था तुम्हारे स्कूल में, बताओ, है ना। क्या क्या हुआ, कैसे वो अपनी ड्राइंग पेंटिंग दिखा रहा है और आप उसको इग्नोर करने लगो, तो वो उसका मन वहीं दुखी हो जाएगा कि भाई देखो मम्मी ने तो ना मैंने तो इतना अच्छा बनाया और मम्मी ने मेरी तरफ देखा भी नहीं। ठीक है ना। तो 2 नंबर वाले के साथ ऐसे करना होगा। अश्विता हाँ। और इनके साथ ना झूठ नहीं बोलना है, यू हैव टू, ऑनेस्टी इज वेरी हाँ इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, इनका मन बहुत जल्दी परेशान हो जाता है यस मैम, ऑनेस्टी। ना। मन दुखाने वाली कोई बात इनके साथ नहीं कर, जिससे इनका दिल टूटे। तो 1 नंबर और कर लेते हैं, अभी 3। अब देखो 3 नंबर, एक सर्कल ये आ गया, एक सर्कल ये आ गया, 2 सर्कल बने। अब आ जाते हैं 3 नंबर में, आ जाएगा हमारा जुपिटर, है ना। और रिलेशन में लिखे तो गुरु है ही। चलिए राकेश मोहन शर्मा जी बताइए। मैडम गिवर होंगे। ठीक, एडवाइजर, एडवाइजर। एक एक करके, ही हाँ। विल बी गुड एडवाइजर। एडवाइजर हो गया, ठीक है, लिख दिया मैंने। ज्ञान होगा। एक मिनट। क्या ज्ञानी होंगे? हेलो। हाँ जी हाँ सर। जी, ज्ञानी लिख दिया, ठीक है। और बताइए। अपने सर आप को 26 अप्रैल को कोई फेस हो सकता है, आपका बर्थडे होता है ना सर, कोई फेस हो सकता है, मीन्स ये इलेक्शन का प्रोग्राम डिक्लेयर होगा रफली भाई 1 इलेक्शन वीक बाद, कर लेना वहीं 12 या पे। 13 को पता लगेगा, लेकिन उस दिन में कोई ना कोई फेस जरूर हो सकता है। चले जाओ सर, फेस ही है उसमें क्या दिक्कत है, रिजल्ट के दिन इम्पोर्टेंट है। इसका म्यूट नहीं है भाई, कहाँ से है? हाँ हाँ, पंजाब में वैसे भी लेट होता है सर पोल, क्योंकि पंजाब में उस समय बड़ी चल रही नरेश होती है ठीक है। हार्वेस्टिंग। ये अच्छी क्लास है, साथ में न्यूज भी नरेश जी, सुनिए, नरेश सीखिए भी। जी। नरेश जी म्यूट कर लीजिए, इलेक्शन की बात खुले में नहीं करते। नहीं, अच्छा है मैम, क्लास के साथ न्यूज भी चल रही है।
नहीं नहीं नहीं, चलिए ठीक है। हाँ, हाँ, तो और इनका बताइए। ईगो थोड़ा मतलब एक्सपेंडेड रहता है, अपने आप को दूसरों वो से ज्यादा रिपोर्टर है ना ऐसे ही। हाँ। एक्चुअली आई एम मीडिया पर्सन। मीडिया। या सॉरी मैम, मैं कह रहा था कि गिवर हो सकते हैं ये जुपिटर वाले। हम्म। हाँ बिल्कुल गिवर हो सकते हैं, ठीक है। जी। और अश्विता ने जो बताया ना ईगो वाला, वो तो 100%। मैम लेकिन मैम हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग। ईगो के हाँ साथ मैम फ्लेक्सिबल भी होते हैं। ठीक है, चलिए लिख देती हूँ उसे भी मैं। मैम वाइज। हाँ वो होगा ही बिल्कुल, 3 नंबर है तो वो तो कहीं नहीं जाने वाले। और बताइए। अपना अपना समय का बहुत ध्यान रखते हैं। ठीक है, समय का ध्यान रख लिया, और बताइए। एडामेंट एडामेंट मैम। ठीक है, एडामेंट लिख दिया, और बताइए। मैम क्रिएटिविटी होगी। क्रिएटिविटी। अपनी अपनी बातों से किसी को भी मैम प्रभावित कर लेना है, मतलब अपनी बातों से। लिख सकते हो, इसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। जी। और बताइए। कॉन्फिडेंट मैम। हम्म। मैम मैम इंटेलिजेंट, काउंसलर भी हो सकते माइंडेड। हैं। एक सेकंड, एक एक करके, हाँ। इंटेलिजेंट और माइंडेड। इंटेलिजेंट है ही बिल्कुल। ज्ञानी ऊपर आ ही गया था वैसे, नॉलेजेबल, हाँ जी। है ना। और बताइए करण जी, उसी में उसी को हिंदी इंग्लिश में कन्वर्ट मत कीजिए। अच्छा। दूरदर्शी शब्द जोड़ दीजिए मैम। हाँ दूरदर्शी, ये बिल्कुल सही सब शब्द है, दूरदर्शी, हाँ। दूर की सोचने वाला, है ना, वो तो मैं जोड़ देती हूँ। एक चीज मैम और इसमें मैम। काउंसलर भी बोल सकते हैं। वो हो गया, एडवाइजर काउंसलर सब वही हो गया। ओके, ठीक। मैम ये ऑप्टिमिस्टिक। हाँ बिल्कुल। ठीक है, और बताइए। अच्छा मैम, ये ज्ञान में ही ये आएगा कि सब कुछ जानने का वो रहता है कि जितना ज्यादा ज्यादा जान लें, समझ लें, और हाँ वो तो है ही, ज्ञान लेना और ज्ञान देना, ये उसी में आ ना जाएगा ना। गुरु की क्वालिटीज हो जाएंगी ना, ज्ञान लेना और ज्ञान देने में ये सबसे आगे रहेंगे। ठीक है, अच्छे एडवाइजर होंगे, आपको अच्छी एडवाइस देंगे। क्लियर, वो सब एक ही में आ गए, अच्छे मेंटोर हो गए। एक्सप्रेस करना अपने आप को इनको आता है, एक्सप्रेसिंग पावर जो होती है ना, काउंसलिंग पावर, वो हाँ बहुत मैम। है इनके अंदर। दूसरा, मैं ये सामने वाले का ब्रेन वॉश कर सकते हैं इजीली, लेकिन पॉजिटिव सेंस में। देखो 4 नंबर में और 3 नंबर में ये ब्रेन वॉश वाला ना एकदम बिल्कुल चेंज हो जाएगा। 3 नंबर वाला जो ब्रेन वॉश करेगा ना, वो एकदम पॉजिटिव सेंस में ब्रेन वॉश करेगा। ठीक है ना, और बताइए। ये लोग सच्चे। मैम सम्मान चाहते भी हैं और दूसरे का सम्मान करते भी हैं। हाँ, सम्मान चाहते भी हैं बिल्कुल, और दूसरों का सम्मान करेंगे भी। एक मरीज जी ईगो आप इनके अंदर रहती है कि मैं ही सही हूँ। मरीज जी आप 3 नंबर है। नहीं हमारा नहीं, बहुत जबरदस्त नंबर है, 4। मनीष मैम जी म्यूट कर लीजिए, वरना सारा आप ही बता देंगे। म्यूट मैम कीजिए। अंडरस्टैंडिंग अगर हो तो। हाँ मैं बता देती हूँ, देखो अभी मनीष जी ने, अश्विता ने बोला ईगो। अब 3 नंबर को देखो, एक सर्कल आ गया, दूसरा सर्कल आ गया, स्टैंडिंग लाइन नहीं है। फिर भी हमने इसमें ईगो बोली, अड़ जाना बात पे क्यों। असल में ना इनके अंदर ईगो है नहीं, लेकिन फिर भी ईगो दिखती है, उसका कारण क्या है। ये इतने ज्यादा ज्ञानी हैं, ठीक है ना, 3 नंबर वाले। ओवर वो कॉन्फिडेंस। अपनी बात पे नहीं, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है, ज्ञानी है सच्ची में। उनको लगता ही नहीं है कि मेरी बात गलत है। जब आदमी को ये फीलिंग ही नहीं आएगी कि मेरी बात गलत है, तो वो झुकेगा कैसे। पहली बात तो ये, वो झुकेगा ही नहीं। भाई कल को आप मुझसे कहो मैडम आपने तो ये गलत पढ़ाया, मुझे, मैं अगर 3 नंबर वाली नहीं हूं तो, ठीक है ना, मुझे पता चल गया कि भाई ठीक है गलत पढ़ाया मैंने, शायद ही गलत बोल दिया। और अगर मैं 3 नंबर वाली हूँ, मैं कहूंगी मैंने गलत पढ़ाया ही नहीं, मैं पढ़ा ही नहीं सकती गलत। ठीक है ना, मुझे खुद को अंदर से जब तक फील नहीं होगा ना कि मैं गलत हूं, तो मैं झुकूंगी नहीं। 3 नंबर वाले को ये कभी फील नहीं होता कि वो गलत है। तो मैम इसे ओवर कॉन्फिडेंस नहीं कहेंगे। ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल कतई भी नहीं कहेंगे, कतई भी, किसी भी सेंस में। हाँ ठीक है ना, हाँ मैम, ओवर कभी भी कॉन्फिडेंट आप एक नहीं। नंबर वाले को बोल सकते हो कुछ हद तक, 3 नंबर वाले को कहीं से नहीं बोलोगे। उसको ज्ञान इतना ज्यादा है, वो सोचता है कि अरे तुम तो सब तुच्छ हो, तुम्हें कहाँ ज्ञान।
मुझे सबसे ज्यादा ज्ञान और मुझसे ऊपर ज्ञान ही नहीं है किसी को। वो इस वे में अपने आप को सोचेगा, हाँ मैम, है ना। बिल्कुल सही मैम। दीदी मैं माँ को इसीलिए आधी प्रॉब्लम्स इनकी जी। ज्ञान की वजह से ही हो जाती है, ईगो दिखना इनके अंदर, है ना। कहीं भी बैठा है, बच्चे के सामने बैठे हैं, बेटा ये कैसे किया, अरे ऐसे करते हैं ना, मजा ही आ जाता, बेटा ऐसे करना चाहिए तो ये काम तुम्हें, है ना। बच्चे थोड़े दिन बाद ना 3 नंबर वाले के आसपास से गुजरने लगते हैं, अंकल जी आ गए हैं 3 नंबर वाले। क्लियर होगा ना। तो ये मेरी वाइफ सबसे है बड़ी मैम, मैं क्वालिटी। भुगत रहा हूँ कब से। आप वाइफ को कुछ कहना मत, ठीक है ना। 3 नंबर वाली वाइफ है मेरी। हाँ तो अच्छी बात है। थोड़े से ज्यादातर गोल मटोल से होते हैं, देखा गया है। हम्म। और खाने पीने के बड़े शौकीन होते हैं और खाना बनाते भी बड़ा अच्छा है। अब जिनकी वाइफ है वो बता दो भाई खाना अच्छा बनाती है या नहीं। दिखाना बहुत अच्छा। मैम इनको कंट्रोल में कैसे करना में है ये रहती है। बताइए। अभी 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 रुक जाओ, मुझे पता है आपके हस्बैंड का 3 नंबर ही है। ठीक है ना। इनको ना अपनी नींद बहुत प्यारी होती है। डाइटिंग पे रहती है वो। इनको अपनी नींद बहुत प्यारी होती है जनरली, हो सकता है कुछ लोगों में ना मिले ये क्वालिटीज, ये भी हो सकता है। इनको कोई नींद में डिस्टर्ब कर दे या इनके काम में डिस्टर्ब कर दे ना, तो इनको सरासर बिल्कुल पसंद नहीं है कि मुझे डिस्टर्ब क्यों किया तुमने। ठीक है। इनसे बात करो सिर्फ प्रैक्टिकल वे में। अगर उसकी ग्रिड में 2 नंबर नहीं है तो इमोशनल टच कहीं से भी नहीं होगा उस इंसान के अंदर। वो सीधी बात, स्पष्ट बात करना पसंद करेगा। क्लियर। इनके साथ बात करो भाई, पॉइंट टू पॉइंट ये बातें, ये 4 बातें बड़े फॉर्मल वे में तरीके से बैठ के प्रैक्टिकल बातें इनके साथ की जाएं तो इन्हें पसंद आएंगी। जैसे मान लो शादी फंक्शन है, घर में आ गए, लेडीज तो हैं ही, अब सब लोग तो बातें करना स्टार्ट कर देते हैं, है ना, कि ऐसी बातें ये वो इधर उधर की टॉक्स चल रही हैं। वहां ये सब नहीं चलेगा इनके सामने। इनके सामने 4 बातें करो, 4 सीधी बातें करो, बस ठीक है। उससे फालतू बातें इन्हें पसंद नहीं है, मतलब आलतू फालतू इधर उधर की कोई बात ये सुनना नहीं चाहेंगे आपकी। ठीक है ना। सीधी बात, नो बकवास, एक सीधा सेंटेंस इनके साथ लगा लो। जिनके भी हस्बैंड या वाइफ है 3 नंबर वाले, सीधी बात नो बकवास वाला। अच्छे एडवाइजर हैं, अच्छे काउंसलर हैं, ज्ञान देना लेना इनको पसंद है, वो सब कुछ हो गया, है ना। और हाँ, पेट भी इनका खराब रह हो सकता है, क्योंकि खाने पीने के ज्यादा शौकीन है, तो उस चक्कर में थोड़ा पेट वेट भी इनका जल्दी खराब होता है। और सच्ची बातें इनको पसंद आती हैं। थोड़ा लगता है हमें कि ये कई बार ना कड़वे बोल जाते हैं। वो कड़वे बोलने का रीजन यही है क्योंकि ये झुकते नहीं है किसी के सामने भी। सीधे पेड़ है ना, ये कभी झुकेंगे नहीं, सीधे पेड़ खड़े रहेंगे। सीधे पेड़ की तरह होता है ना, कि सीधे पेड़ होते हैं वही सबसे ज्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि वो कभी किसी के सामने झुकना पसंद नहीं करते। तो थोड़ा आदमी झुक जाए, और जो डबल 3 वाला हो जाएगा ना, वो हल्का सा टिल्टेड हो जाएगा, फिर वो झुक जाएगा। वो आगे पढ़ेंगे, आगे डबल 3 वाला कैसे झुकेगा। ये सिंगल 3 की बात हो रही है खाली अभी, जिस है ना, जिसका खाली सिंगल 3 होगा ग्रेड में। गवर्नमेंट सर्विसेज में ये जा सकते हैं। अब देखो, 1 नंबर को बीट करने वाला पूरे 9 नंबर में सिर्फ एक 3 नंबर ही ऐसा है जो 1 नंबर को काबू में कर सकता है, और कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 1 नंबर को बीट कर सके। क्लियर। मान लो किसी के घर में कोई 1 नंबर है, उसको उसकी टक्कर देने वाला, कहते हैं ना, तेरी टक्कर देने वाला मैं ही हूँ सिर्फ। वो मैम 3 ही नंबर है जो 1 नंबर मैम को मैं टक्कर दे एक्सपीरियंस पाएगा। से बता सकती हूँ ये बात। हाँ। एक्सपीरियंस हाँ। है मैम मुझे। मेरी छोटी बेटी 1 नंबर है और हम्म। हस्बैंड 3 है। तो मैम हाँ। छोटी बेटी समझती ही नहीं है किसी से भी जब तक उसको मेरे हस्बैंड नहीं समझाएंगे, मतलब वो मानती ही नहीं हाँ, है बिल्कुल भी। समझ गई मैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा ही होता है। ये 1 और 3 का तो बड़ा फंडा बड़ा अच्छा है इन दो का, एक दूसरे को समझने में ना, या एक दूसरे को समझाने में, या टक्कर लेने में एक दूसरे की। बस 1 और 3 ही ले सकते हैं। आप बीच में हट जाते होगे, आप बड़े इमोशनल साइड हो गए। यस मैम। ठीक है। अब बात आती है कि भाई इनको टैकल कैसे करें। अब बताइए कैसे करेंगे। इनके सामने मैम सीधी सीधी बात करिए, बहुत घुमा फिरा के लफाजेदारी बात करेंगे, इनके समझ में कम आएगी। हाँ बिल्कुल सही बोला, सीधी और सच्ची बात करो। ठीक है ना। उल्टी सीधी बातें मत करो, इनको समझ ही नहीं आएंगी वो बातें जो भी आप करोगे। उल्टी सीधी बातें नहीं, इनको पल्ले ही नहीं पड़ने वाला इनको कुछ भी। सीधी बात करोगे, आपकी 10 बात मानेंगे ये। और सही बात बोलोगे, सच्ची बात बोलोगे, तो आपकी सारी बातें मानेंगे। घुमा फिरा के बातें करोगे, आपकी कोई बात नहीं मानने वाला। इनकी रेस्पेक्ट करो। इनके सामने ऊंची आवाज में बात मत करो, है ना। हमेशा सच बोलो इनसे कि भाई ये सच है, मुझसे गलती भी हो गई ना कोई, तो सीधा सीधा बता दो कि भैया मुझसे ये गलती हो गई है।
है ना। अब आप देख लो जी, आप ही देख सकते हो क्या हो सकता है। क्लियर? इसमें आज के इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे बता दो। मैम मेरा, हाँ हाँ बता दो, क्या आपका क्वेश्चन? कौन सा नंबर है? मेरा नंबर, हाँ बता देती हूँ, मेरा नंबर 6 है। थैंक यू। 6 का पढ़ेंगे आगे। मीनू जी हाँ नरेश, क्वेश्चन था। हाँ जी हाँ जी। आपने ना इसमें एडमेंट भी लिखा है, फ्लेक्सिबल भी लिखा है, ये दोनों एक्चुअली मैंने कहाँ ऑपोजिट लिखा है वर्ड्स फ्लेक्सिबल, होता कहाँ है। लिखा है? एडमेंट मतलब फ्लेक्सिबल नहीं लिखा आपने? नहीं, फ्लेक्सिबल नहीं मैंने लिखा। तो नहीं लिखा शायद। मैम फ्लेक्सिबल लिखा है मैम। अच्छा ये यहाँ मैम पे मुझे से गलती से आ गया होगा, हाँ हो जी, सकता है, हटा देते हैं इसको, है अच्छा ना। हाँ, मतलब एडमेंट ही रखा, हाँ ठीक है। हाँ हाँ, फ्लेक्सिबल का तो कोई मतलब नहीं है इनके साथ ज्यादा। राइट राइट, आई वाज लाइक देखो ग्रिड ऑपोजिट में मैम, अगर 2 ओके। नंबर आ गया तो समझो फ्लेक्सिबल हो जाएंगे, अदरवाइज तो सिंगल 3 है ग्रिड में तो कोई मतलब ही नहीं है कि वो इंसान झुक जाए कहीं से कहीं तक भी। ठीक है। नरेश जी बताइए। नमस्ते मैडम, एक जनरल क्वेश्चन पूछना है। 8 हाँ नंबर का कोई किसी ने घर लेना हो तो वो क्या वो ले सकता है? क्यों नहीं 8 ले नंबर सकते? चूंकि शनि का नंबर होता है ना। हाँ लो ना, खूब मजे से लो, क्या दिक्कत है। ठीक है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में आगे के नंबर्स पढ़ेंगे। आप लोग अपना रूट, डेस्टिनी, नेम, नंबर सब इतने प्रैक्टिस करके रख लेना। थैंक यू दीदी। ठीक है, ओके जी। थैंक थैंक यू। यू थैंक जी, थैंक यू यू। जी, गुड नाइट, गुड नमस्कार नाइट। नमस्कार। थैंक नमस्ते यू मैडम। मैडम।